हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 12 जीएसईबी इकोनॉमिक्स से सेक्शन बी का वन शॉट रिवीजन करवाऊंगा। यानी कि आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो सेक्शन बी है ना, वो टोटल 10 मार्क का आता है बोर्ड एग्जाम में और टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वन शॉट रिविजन जो है वो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज मैं आपको रिविजन पार्ट 1 करवाऊंगा जिसमें टोटल मैंने 1 से 6 चैप्टर लिए हुए हैं। और आपको जैसा कि बताया मैंने आपको 11 से 20 जो क्वेश्चन नंबर होता है बोर्ड के पेपर में वो आपका सेक्शन बी से होता है। तो ये वाला वीडियो ना आप लोग आखिरी तक देखिएगा बिकॉज मैं डिटेल में और बहुत अच्छे से आपको सेक्शन बी करवा दूंगा। और अगर अभी तक आपने सेक्शन बी की पढ़ाई नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में आप लोग मेजरली मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस और साथ साथ में जो डेटा वाले क्वेश्चंस होते हैं ईयर्स वाले वो सब भी बहुत आसानी से कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, मैं शुरू करने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा। टोटल 280 क्वेश्चंस है, 280 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं और इसके पीडीएफ चाहिए ना तो वो भी आपको हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो आप हमारी ऐप पे जाकर के डाउनलोड करके ये पीडीएफ से पढ़ सकते हो। एक और चीज, 280 क्वेश्चन है, दो पार्ट में ये वीडियो है। ये रिवीजन लेक्चर 1 है वन शॉट रिवीजन का, और दूसरा रिवीजन लेक्चर 2 जो कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगा, जो आप लोग बाद में जाकर के देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज मीन्ड बाय अ डायग्राम एंड ग्राफ। अच्छा, आप लोग की एग्जाम में जब भी डायग्राम या ग्राफ आए ना तो दोनों का सेम आंसर होता है। क्या है? तो डायग्राम और अ ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ अ पिक्चर, और एक मिनट में पेन ले लो। इट इज ड्रॉन फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा। देखो, डायग्राम और ग्राफ होता है ना वो रिप्रेजेंटेशन होता है ऑब्जर्वेबल डेटा, यानी ऑब्जर्वेशंस का रिप्रेजेंटेशन होता है बाय वे ऑफ अ पिक्चर, और जनरली ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा होता है। अच्छा, डायग्राम जो होता है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा होता है, जबकि ग्राफ जो होता है ना वो नॉन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा होता है। मतलब कि हम लोग इसको सेल्फ एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें एक डिफरेंस याद रखना आप लोग। ठीक है, यहां पे मैंने डायग्राम के हिसाब से लिखा हुआ है कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जबकि ग्राफ जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता, नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय अ पाई डायग्राम। तो देखो, ये वाला भी बहुत इजी है। अ डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटेशन सब डिवीजन ऑफ एन एंटायर डेटा बाय प्रोपोर्शनेट डिग्री, इट इज कॉल्ड अ पाई डायग्राम। जैसे देखो, आप लोग ने देखा होगा पाई डायग्राम कैसा होता है। तो एक पूरा 360 डिग्री का एक सर्कल होता है और उसको अलग अलग सब डिविजन्स के अंदर बांटा हुआ होता है, और उसी को हम लोग पाई डायग्राम कहते हैं। और ये डिवीजन किस बेसिस पे बांटा होता है? तो अलग अलग डिग्री के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल 90 डिग्री हो गया, फिर 45 डिग्री हो गया। इस तरह से अलग अलग डिग्रीज पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होता है एक 360 सर्कल को, और उसी को ही हम लोग पाई डायग्राम कहते हैं। अब कुछ फुल फॉर्म्स भी देख लेते हैं हम लोग। NSSO, तो आपको पता ही है NSSO मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देन नंबर 4, विच टाइप ऑफ डेटा इज प्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है। याद रखना, वाई एक्सिस पे कौन सा डेटा आता है? डिपेंडेबल डेटा। फिर बात करें तो एक्स एक्सिस पे कौन से टाइप का डेटा एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट किया जाता है? तो एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वाई एक्सिस कौन सा होगा? डिपेंडेंट ऑन एन एक्स एक्सिस कौन सा होगा? इंडिपेंडेंट डेटा। याद रखना आप लोग, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। देन बात करें स्टेट द टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। तो कितने टाइप के बार डायग्राम होते हैं? तो 3 तरह के बार डायग्राम होते हैं। एक होता है सिंपल बार डायग्राम, देन होता है क्लस्टर बार डायग्राम, देन होता है डिवाइडेड बार डायग्राम। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाय विच अदर नेम इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज। तो भाई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस नाम से जाना जाता है? तो इसको डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? देन बात करें फॉर विच टाइप ऑफ डेटा अ ग्राफ इज ड्रॉन। तो भाई कोई भी ग्राफ कौन से डेटा के लिए बनाया जाता है? तो याद रखना, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी यानी कि जैसे बता दूं 1 से 100, फिर 100 से 200, ठीक है, फिर 200 से 300, इस तरह, या तो 0 से 100, फिर 100 to 200, 200 से 300। तो ये जो हुआ ना ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो इसी के लिए कोई भी ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। अब आगे बात करें तो भाई डायग्राम। तो डायग्राम कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है? तो भाई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि मैं बात करूं 0 से 50, ठीक है, फिर 51 to 80, फिर बात करें 80 से 150,
तो क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस है। दैट्स व्हाई इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इस टाइप का डेटा हमको कहां देखने को मिलता है? हमको डायग्राम के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर? चलो देन राइट द फुल फॉर्म ऑफ CMIE। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, 1 मार्क्स में पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इन लोग के। ठीक है, व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ अ सर्कल, स्टेट इज फॉर्मूला। तो भाई फ्रैक्शन ऑफ सर्कल क्या होता है? तो द डिवीजन ऑफ अ सर्कल इन अ डिग्री प्रोपोर्शनेट टू स्पेसिफिक डेटा इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ अ सर्कल। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। जैसे कोई भी डिवीजन ऑफ सर्कल है जिसमें अलग अलग डिग्री के हिसाब से स्पेसिफिक डेटा को बनाया गया, जैसे हमने पाई डायग्राम देखा, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग डेटा को डिवाइड किया होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। और आपको पता है पाई डायग्राम को ही फ्रैक्शन ऑफ सर्कल कहा जाता है। तो यहां पे आपको पाई डायग्राम का ही मीनिंग लिखना है। तो डिवीजन ऑफ अ सर्कल इन अ डिग्री प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक डेटा, अलग अलग डिग्री के फॉर्म में होता है। क्लियर? अब बात करें तो ये डिग्री कैसे मिलती है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ अ सर्कल कैसे मिलता है? तो भाई कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360। यहां पे मैं डिग्री भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछे कि डिग्री की क्या फॉर्मूला है, या तो फिर आपको ग्राफ के अंदर पाई डायग्राम आ जाता है तो उसमें कैसे डिग्री ढूंढनी है, तो याद रखना कंपोनेंट वैल्यू जो भी वैल्यू दी है डिवाइड बाय जितनी भी टेबल में वैल्यू होती है वो इनटू 360। डन। तो 11 क्वेश्चन कर लिए हमने। नेक्स्ट नंबर 12 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेट द टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। तो भाई कितने टाइप्स के डायग्राम होते हैं? तो 6 टाइप के डायग्राम होते हैं। सबसे पहला पिक्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम। इस तरह से टोटल 6 अलग अलग टाइप्स है डायग्राम्स के। डन। Then how many countries were included in the HDI of 2014? अब यहां से आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया। तो भाई HDI के अंदर कितनी कंट्रीज है? तो 188 कंट्रीज है। क्लियर? ये याद रखना, 2014 में टोटल 188 कंट्रीज HDI में इन्वॉल्व थी। देन बात करें तो सैनिटेशन फैसिलिटी इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी कि साफ सफाई या जो सैनिटेशन होता है वो कौन से टाइप के इंप्रूवमेंट में आता है? तो वो कौन सा एक्सपेक्ट होता है? क्वालिटेटिव। एक क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट में इसको कंसीडर किया जाता है। देन व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? ये तो भाई बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए। एक ये वाला क्वेश्चन और एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला क्वेश्चन। चलो देखते हैं हम लोग क्या है ये। द नंबर ऑफ इन्फेंट वो डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर पर 1000 इन्फेंट एवरी ईयर इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब होता है कि इन्फेंट मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनकी 1 साल अभी खत्म नहीं हुआ, उनको इन्फेंट कहा जाता है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा जिसका अभी 1 साल खत्म नहीं हुआ और अगर वो मर जाता है, और 1000 बच्चों में से हम लोग कैलकुलेट करें कि कितने बच्चे मर चुके हैं, 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मर चुके हैं अपने 1 साल खत्म होने से पहले, वो सारे के सारे बच्चे किस में गिने जाते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गिने जाते हैं। बोलो क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which factor determinants are included in the HDI Human Development Index? अब देखो एग्जाम के अंदर ना फैक्टर्स भी पूछ सकते हैं, साथ साथ में डिटर्मिनेंट्स भी पूछ सकते हैं। तो याद रखना टोटल 3 है। एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है नॉलेज और लिटरेसी या एजुकेशन, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके 3 नाम है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स कहो, फैक्टर्स कहो, वो सारे के सारे, या हम कहेंगे इसके एलिमेंट्स, तो वो सबके अंदर ये तीनों आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट नंबर 20। विच इकोनॉमिस्ट प्रेजेंटेड द PQLI? मतलब कौन से इकोनॉमिस्ट ने PQLI वाला कंसेप्ट लाया था? बहुत इजी नाम है, मॉरिस डेविस मॉरिस ने ये PQLI का कंसेप्ट को फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया था। देन बात करें नंबर 21। What does high per capita income indicate? अगर कोई कंट्री की पर कैपिटा इनकम हाई है तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो क्या बताता है? अगर मान लो कोई कंट्री की पर कैपिटा इनकम हाई है तो इफ रेट ऑफ ग्रोथ इज हाई और उसका ग्रोथ रेट हाई है, द कंट्रीज रेट ऑफ डेवलपमेंट इज सेड टू बी हायर। मतलब कंट्री का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है ना वो भी हायर माना जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर 22। अच्छा, मिसेस प्रोफेसर उर्सुला हिक्स जो है वो ऐसा कहती है कि इकोनॉमिक कौन सी कंट्री के लिए कौन सा प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है। तो भाई बहुत सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने कहा है कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो सॉल्यूशन है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्री है वो अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती है तो उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा। और वो कहते हैं कि अगर कोई भी डेवलप्ड कंट्री है और वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं
तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा, उनको इकोनॉमिक ग्रोथ करना होगा। क्लियर, याद रखना ये। चलो नेक्स्ट नंबर 23, गिव द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो भाई माइकल टोडारो ने ये देके रखा है मीनिंग, बहुत ईजी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। किसने दिया है? माइकल टोडारो ने। ये याद रखना, बहुत इजी डेफिनेशन है, मीनिंग है। आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए तो ये लिखना, सबसे पहले इसको ही प्रीफर करना। देन नेक्स्ट नंबर 24, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। अच्छा ये तो सबको पता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर पर्सन की इनकम कोई भी कंट्री के अंदर। जैसे एग्जांपल दे तो जब हम लोग ग्रॉस नेशनल इनकम जो है कोई भी कंट्री की, उसको डिवाइड करते हैं उसकी पॉपुलेशन के साथ, तब जाकर के हमको मिलती है पर कैपिटा इनकम। फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री की 200 करोड़ रुपए इनकम है और 30,000 लोग रहते हैं, तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पर पर्सन की इनकम मिलेगी। क्लियर, तो ये पर पर्सन यानी पर कैपिटा इनकम होता है। देन बात करें नंबर 25, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? तो इसकी भी बहुत इजी मीनिंग देकर के रखा है मैंने यहाँ पे। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ में एक चीज फोकस करना, टोटल आउटपुट, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो टोटल आउटपुट, आउटपुट यानी क्या होता है? प्रोडक्शन। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीमेंट होना, और वो भी कहां पे? लॉन्ग रन के अंदर, उसको ही इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ ना एक ही चीज पे फोकस करता है कि कैसे कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बस दैट्स इट। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के कंसेप्ट को ना नैरो कंसेप्ट भी कहा जाता है। ये भी आ सकता है 1 मार्क के अंदर। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, वो स्टेटेड द कंसेप्ट डेवलपमेंट इज ग्रोथ प्लस चेंज। अच्छा, किसने बताया कि भाई डेवलपमेंट इज ग्रोथ प्लस चेंज? डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ भी है और चेंज भी है। तो याद रखना, ये ना आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो डिफरेंस बिटवीन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के, उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में दिया है। गेराल्ड मेयर ने ऐसा कहा है। क्लियर, चलो नेक्स्ट आगे बात करें 27, राइट द फुल फॉर्म ऑफ PQLI। PQLI का फुल फॉर्म सबको पता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। क्लियर, अच्छा PQL पूछे तो उसमें आएगा सिर्फ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ HPI। HPI याद रखना, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को HPI कहा जाता है। ये ना चैप्टर नंबर 2 में सबसे आखिरी में देकर के रखे ये सारे फुल फॉर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 29, GDI। ये भी देकर के रखा है आपकी बुक में, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर, फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकते हैं। और मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, इतने कर लेते हो तो आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाएगी, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन क्वेश्चंस में से MCQs भी बन के आ सकते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये वाला वीडियो तो आखिरी तक सभी लोग देखना। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये। What is the rank of India in HDI report of 2014? 2014 में इंडिया का HDI रैंक कौन सा था? तो याद रखना 188 कंट्रीज थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया, कितनी कंट्रीज थी? 188। और 188 में से इंडिया का रैंक कौन सा था? तो याद रखना 130th रैंक था इंडिया का। और इंडिया का HDI कितना था? तो वो भी बता देता हूं, 0.609। एक और चीज याद रखना, HDI जो होता है ना, वो हमेशा 0 to 1 के बीच में होता है। ठीक है, और जितना 1 के पास में होगा उतना HDI अच्छा होगा, और जितना 0 के पास में होगा ना, उतना HDI कम होगा, और उसकी रैंकिंग उतनी कम आएगी। फिर भी देखने जाए तो इंडिया की रैंकिंग बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो याद रखना अपने इंडिया का कितना है HDI? 0.609। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the expected number of years of schooling? तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, आपको पता है ये वाला भी आपको देके रखा है कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग कि एक्चुअल में कितना होता है, और एक्सपेक्टेड कि कितना कंट्री में सोचा जाता है कि उन कंट्री में इतने साल तो लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलो इसका मतलब देख लेते हैं। द नंबर ऑफ ईयर्स प्रिस्क्राइब्ड इन द कंट्री टू बी स्टडीड बाय एन इंडिविजुअल इन द स्कूल इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड नंबर्स मतलब होता है कि जितना कंट्री में सोचते हैं कंट्री वाले कि भाई इतने साल, या तो गवर्नमेंट सोचती है कि इतने साल हमारे कंट्री में लोग पढ़ाई करेंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे, उसको ही एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग कहा जाता है। आपको पता है एग्जाम के अंदर इस तरह का एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग बताओ, तो उस टाइम पे क्या आता है कि
एक्चुअल में कितने लोग स्कूलिंग करते हैं। जैसे कुछ कंट्री में कि भाई कंट्री में सरकार सोचती है, गवर्नमेंट सोचती है कि 15 साल स्कूल में बच्चे जाने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। इसका एवरेज देखने जाए तो 8 साल होता है, 6 साल भी होता है, ठीक है। तो उसको एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग कहते हैं, मतलब जाते एक्चुअल में कितना है, और एक्सपेक्टेड मतलब कि गवर्नमेंट या तो कंट्री जो है वो कितना सोचती है कि लोग कितने स्कूल में जाएंगे। डन। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 32, विच इंस्टीट्यूशन प्रेजेंटेड HDI। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है, ये वीडियो देख लेते हो ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, सेक्शन भी अच्छे से पढ़ लोगे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग UNDP कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना UNDP ने HDI को प्रेजेंट किया था। ईयर भी याद रखना, कौन से ईयर में, 1990 के अंदर, 1990 के अंदर HDI को प्रेजेंट किया था UNDP में। क्लियर। अब देखो इतनी बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए। चलो नेक्स्ट बात करें 33, हाउ इज द वैल्यू ऑफ PQLI डिटरमाइंड। PQLI की वैल्यू कैसे पता लगाई जाती है। तो जो वैल्यूज होती है PQLI की वो 3 इंडिकेटर से निकल के आती है, ठीक है। कौन से इंडिकेटर, एक तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फिर एक लिटरेसी रेट और एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन तीनों को जब हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है, इन तीनों की वैल्यू को प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं 3 के साथ, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है PQLI। डन। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। कौन सी 3 चीज को प्लस करते हैं, तो एक हो जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर एक हो जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और एक हो जाता है लिटरेसी रेट, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू PQLI, और वही चीज लिखी है द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द 3 इंडिकेटर्स, मतलब जो भी वैल्यू मिलती है तीनों को प्लस करके उसको डिवाइड करते हैं 3 के साथ, जिससे हमको PQLI मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करें नंबर 34, व्हाट टाइप ऑफ चेंज डज अकर इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो याद रखना इकोनॉमिक ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। अब देखो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सी कंट्री का होता है, तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ होता है डेवलप्ड कंट्रीज का, ठीक है। अब डेवलप्ड कंट्रीज जो है, अब बताओ मुझे कि भाई डेवलप कंट्रीज में क्वालिटी अच्छे से मेंटेन होती है हर चीज की। हाँ भाई हर चीज की क्वालिटी मेंटेन होती है, जैसे USA हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, ये सारी डेवलप कंट्री है जहां हर चीज की अच्छे से, UK है, उनकी क्वालिटी अच्छे से मेंटेन है। तो अब इनको क्या ध्यान देना है, किस चीज पे फोकस करना है, उनको फोकस करना है क्वांटिटी पे, कि भाई कंट्री में क्वांटिटी बढ़े और हर एक नागरिक तक, हर एक सिटीजन तक ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी पहुंचा सके, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव चेंज इसमें देखने को मिलता है, किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑलरेडी मेंटेन है। बट अगर यहां पे ऐसा पूछा होता कि इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह डेवलपमेंट पूछा होता कि कौन से तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो याद रखना अगर डेवलपमेंट आता इसकी जगह तो उसका आंसर क्या होता, तो उसका आंसर होता कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन सी कंट्रीज आती है, बताओ आप लोग, उसमें आती है डेवलपिंग, यानी कि इंडिया जैसी कंट्री। और हमारी कंट्री में ना ही क्वालिटी मेंटेन है ना ही क्वांटिटी है, तो यहां पे दोनों तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस और क्वांटिटेटिव चेंजेस, दोनों तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। बोलो क्लियर हो गया। दैट्स व्हाई डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और इकोनॉमिक ग्रोथ में कौन से आते हैं चेंजेस, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी ही बढ़ानी है। चलो डन। अब बात करते हैं व्हाट इज PQLI, यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स क्या होता है। तो फिजिकल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मतलब होता है द कंजप्शन स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, कि हम चीजों को कैसे कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन स्टैंडर्ड, मैं कैसे जीता हूं, मतलब मेरे घर पे AC है, पंखा है, मेरे पास व्हीकल है, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, उस पे बेस करता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। क्लियर। चलो नेक्स्ट नंबर 33, हाउ मेनी ईयर्स पॉपुलेशन सेंसस इज टेकन इन इंडिया। भाई इंडिया के अंदर कितने साल पे पॉपुलेशन सेंसस लिया जाता है, तो याद रखना हर 10 साल में एक बार पॉपुलेशन सेंसस को कंडक्ट किया जाता है। जैसे 2011 में हुआ था, 2001 में हुआ था, 1991 में हुआ था, वैसे हर 10 साल पे ये कंडक्ट किया जाता है। डन। चलो नेक्स्ट बात करें 37, राइट द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कितने इंडिकेटर्स है, तो बेसिकली बात करें तो टोटल 4 इंडिकेटर्स है। कौन से, नंबर 1 नेशनल इनकम, नंबर 2 पर कैपिटा इनकम, नंबर 3 फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स,
और नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको HDI कहते हैं, और PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को कहते हैं। ये चारों चार ना आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है, बट उसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा करना रहता है। डन। चलो नेक्स्ट नंबर 38, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQLI एंड HDI। तो भाई PQLI की वैल्यू क्या है, तो भाई PQLI की वैल्यू होती है 0 to 100 के बीच में, और जितना यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, 1 नहीं होगा, 0 to 100 के बीच में, और HDI की वैल्यू होती है 0 to 1 के बीच में। सेम है भाई, PQLI जितना 0 के पास होगा ना उतना बेकार है, उतना खराब है, और जितना 100 के पास में होगा उतना अच्छा है। सेम चीज HDI में, जितना 1 के पास उतना अच्छा, जितना 0 के पास उतना खराब है। क्लियर। चलो, Which country was first in HDI in 2014? कौन सी कंट्री फर्स्ट थी HDI 2014 में? तो 188 कंट्रीज थी टोटल। वापिस रिमाइंडर करवा देता हूं, इसलिए बार बार इसलिए बोल रहा हूं, आपको याद हो जाए, एग्जाम में आ गया तो अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो नॉर्वे जो है वो पहली कंट्री थी HDI के अंदर 2014 के अंदर। ठीक है, और इंडिया का रैंक कौन सा था? तो 130th रैंक था 188 कंट्रीज में से। ठीक है, ये भी याद रखना, तो आपके एग्जाम में काम आएगा। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, नंबर 14, वेदर HDI इज एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। HDI कौन सा मेजर है? तो याद रखना रिलेटिव मेजर है, मतलब हम इसको रिलेट कर सकते हैं, HDI को अलग अलग कंट्रीज के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए इसको रिलेटिव मेजर कहा जाता है। डन। चलो 41, What are the difficulties, problems in calculating true national income? अगर मेरे को ट्रू नेशनल इनकम पता लगानी है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी होती है, ये थोड़ा बहुत ना आपने 11th में पढ़ा होगा, क्योंकि 11th के अंदर भी ये वाला चैप्टर आता था नेशनल इनकम वाला। तो इसका आंसर होगा डबल काउंटिंग। ये प्रॉब्लम करता है कि एक की एक चीज 2 बार काउंट हो गई। ठीक है, फिर है कोई भी गुड्स आप खुद ही बना रहे हो और खुद ही खा रहे हो, जैसे कोई फार्मर है जो खुद ही उगाता है और खुद ही कंज्यूम करता है, इसलिए उसको गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन कहते हैं। डिफिकल्टी कैलकुलेटिंग डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन में दिक्कत आती है। इलीगल इनकम कैसे कैलकुलेट करें, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन। अच्छा, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन भी एग्जाम में आ सकता है। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है कि आप टैक्स के लूप होल्स को देख करके आप टैक्स कम भरते हो। ठीक है, ये लीगल होता है। और टैक्स इवेशन का मतलब होता है कि आप टैक्स भरते ही नहीं हो, ये इलीगल होता है। ठीक है, देन बात करें बार्टर ट्रांजैक्शन, पैसा नहीं इन्वॉल्व होता, एक चीज के बदले दूसरी चीज दे देते हैं। इलिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन, ये सारी अलग अलग डिफिकल्टीज है जो फेस करी जाती है ट्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। डन। ये 2 मार्क में भी आ सकता है, वैसे बड़ा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अच्छा, आप अपने आ गए चैप्टर 3 पे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वाले चैप्टर पे, मतलब इन्फ्लेशन वाले चैप्टर पे। तो आपको पता ही है 2 तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, एक तो इंक्रीज इन डिमांड वाला, कि भाई एक इन्फ्लेशन होता है डिमांड बढ़ने से, और दूसरा इन्फ्लेशन होता है कॉस्ट बढ़ने से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से। ठीक है, चलो इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, पूरा अच्छे से देखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा एक बार में। अगर आपने पूरे साल में नहीं पढ़ा है ना, अभी मैं आपको एक बार में क्लियर कर दूंगा। चलो, द इन्फ्लेशन कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस विच इज ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन, वाटर चार्जेस एक्सेट्रा इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे मान लो कि ये पेन है, ठीक है, मैं ये पेन बना रहा हूं, अगर ये मैं पेन खरीद रहा हूं, अब देखो रॉ मटेरियल लगेंगे इसमें। ठीक है, ये प्लास्टिक की है, मान लो लोखंड की पेन है तो मेरे को आयरन लगेगा। अगर लोखंडी महंगा हो गया तो फिर क्या करेंगे भाई, हमारे पेन की कॉस्ट बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर ऐसे बहुत से एग्जांपल, पेन बनाने का जो मशीन है उसकी प्राइस बढ़ गई, वो महंगा हो गया, रॉ मटेरियल्स महंगा हो गया, पानी के चार्जेस बढ़ गए, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, मेरी बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। मतलब ये पेन जो मैं पहले 50 रुपए में बनाता था, अब वो मैं 80 रुपए में बनाऊंगा और मार्केट में प्रॉफिट के साथ बेचूंगा। तो भाई मार्केट में ये मैं एक पेन की बात कर रहा हूं, वैसे पूरे इंडिया में सभी चीज का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा भाई, तो होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का दूसरा नाम है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। बोलो, याद हो गया, क्लियर हो गया सभी लोग को? डन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नॉर्मली व्हाट इज इन्फ्लेशन। तो भाई इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इन्फ्लेशन मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस, गुड्स और सर्विस की प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ती जाए,
फास्ट रेट पे यानी फास्ट पेस पे, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। से फॉर एग्जांपल मान लो अब मार्केट में पेन खरीदने जाते हो तो इस साल आपको ये पेन 100 रुपए में पड़ती है, बट अब जब एक साल बाद वो पेन खरीदने जाते हो तो 6% इन्फ्लेशन बढ़ा और आपको वही पेन 106 रुपए में पड़ी। याद करो एक टाइम था, मतलब मैं मेरे टाइम की बात कर रहा हूं, जो साइनोसॉफ्टेक पेन आती थी ना वो 2 रुपए में आती थी, फिर वो उसके 3 रुपए हुए, फिर उसके 4 रुपए, अभी तो 5 रुपए में आने लग गई है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है। पहले पेट्रोल की प्राइस जो है, मैं छोटा था तो उस टाइम पे पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिलता था, आज की डेट में 96 रुपए लीटर मिलता है। मतलब कि भाई पेट्रोल की प्राइस जो है वो भी बढ़ी है। तो ये सारे एग्जांपल हुए इन्फ्लेशन के, कि पूरी कंट्री में जो भी गुड्स और सर्विस की प्राइस होती है ना वो जब बढ़ जाती है तो उसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। क्लियर? बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ मनी गिवन बाय मार्शल। मार्शल ने क्या डेफिनेशन दी है मनी की? तो मार्शल के हिसाब से मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। मार्शल ऐसा कहते हैं कि पैसा एक ऐसा मीडियम है जो हम लोग कोई भी चीज के एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को चॉकलेट चाहिए तो मैं पैसा देके चॉकलेट ले, मेरे को आइसक्रीम खाना है तो मैं पैसा देके आइसक्रीम ले सकता हूं। तो मैं कुछ भी खरीदना है, कोई भी चीज को एक्सचेंज करना है तो वो एक मीडियम बन जाता है। ठीक है? विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि मैं जब भी पैसा दूंगा तो सामने वाला डाउट नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा कि भाई ओरिजिनल चीज दे रहा है कि मतलब ओरिजिनल पैसे दे रहा है कि नकली दे रहा है, चेक वेक कोई नहीं करता, सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसको पैसा नहीं चाहिए भाई? सब लोग को पैसा चाहिए। तो वो विदाउट डाउट और इन्वेस्टिगेशन उसको एक्सेप्ट कर लेता है रिगार्डलेस टाइम और प्लेस, मतलब कि कोई भी टाइम हो या कोई भी जगह हो। रात को मैं 12 बजे जाकर के भी मैं कोई खरीदूंगा ना तो सामने वाला पैसा तुरंत ले लेगा, चाहे कोई भी प्लेस हो। हाँ बट उसमें उस कंट्री की करेंसी होनी चाहिए। अब मान लो कि मैं दुबई में जाके रुपीस दे रहा हूं तो कोई नहीं लेगा, ठीक है, वहां की करेंसी देनी पड़ेगी, तो उस कंट्री की करेंसी होनी चाहिए। मतलब कि मनी एक मीडियम है जहां पे मैं जब चाहूं तब उसको यूज कर सकता हूं, कोई भी चीज को खरीद सकता हूं, बेच सकता हूं। क्लियर? समझ में आ गया? तो यही मार्शल ने कहा है। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, नंबर 45, राइट द मीनिंग ऑफ द बार्टर सिस्टम। ये 1 मार्क में आ सकता है, ये सबको ही पता है क्या होता है। बार्टर सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जहां पे एक गुड्स और सर्विस के बदले दूसरे गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज किया जाता है, उसको ही बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं मेरे फ्रेंड के साथ ही बार्टर सिस्टम करता हूं। जैसे मान लो उसको कपड़े चाहिए थे, ठीक है, और नए कपड़े चाहिए थे और मैं कपड़े ही बेचता हूं, और मान लो कि मेरे को राइस चाहिए थे और वो राइस का सेलर है, तो मैंने उसको कपड़े दिए, उसने मेरे को राइस दिए, तो ये एक बार्टर सिस्टम हुआ। क्लियर हो गया? और यहां पे कोई भी तरह का मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे कि मनी। यहां पे पैसा आया ही नहीं, मैंने उसको कपड़े दिए, उसने मेरे को राइस दे दिया, बात खत्म। ठीक है? दोनों का अपना अपना बिजनेस था और दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, बात खत्म, यहां पैसा आया ही नहीं। नेक्स्ट बात करें नंबर 46, विच इन्फ्लेशन इज एन ऑब्स्टेकल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौन सा इन्फ्लेशन ऑब्स्टेकल बन जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? तो याद रखना, ऐसा इन्फ्लेशन जहां पे प्राइस राइज हो रही है फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ, वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली चीज। मैं इस कंसेप्ट को, इस फंडा को बहुत आसान से क्लियर कर लेता हूं। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब यहां बात की जा रही है रिसोर्स की, लैंड, लेबर, कैपिटल, जितना भी रॉ मटेरियल है, सब कुछ लगा दिया, सारी चीजों से प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसके बाद भी लोगों की डिमांड बढ़ ही रही है, उसके बाद भी लोगों को और चीजें चाहिए। ठीक है? सब कुछ लगा दिया, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज थे सारे लगा दिए काम पे, सारे काम पे है, सब कुछ फुल एम्प्लॉयमेंट पे, उसके बाद भी लोगों की डिमांड बढ़ रही है। जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और फिर बात तो हम उसके बाद तो सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सारे रिसोर्सेज लगा दिए और डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गया, उसके बाद भी प्राइस बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है, कोई चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो भाई प्राइस तो बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी उस चीज की। जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, एक ही पेन है, 10 लोग खरीददार है, तो मैं किसको बेचूंगा? जो मेरे को ज्यादा प्राइस देगा उसको। और उसी टाइप की सिचुएशन यहां पे क्रिएट होगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है? तो भाई प्राइस राइज होना, बट किसकी वजह से? फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से। बोलो समझ में आया? क्योंकि सारे रिसोर्सेज एंगेज है, उसके बाद भी हम लोग सप्लाई पूरा नहीं कर पा रहे और डिमांड बढ़ जा रही है और इन्फ्लेशन हो रहा है। डन? क्लियर? नेक्स्ट बात करें 47,
व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इज इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू कैपिटलिस्ट। तो भाई कैपिटलिस्ट के हिसाब से ये एक फुल्ली मॉनेटरी इवेंट है, और अगर यहाँ पे कैपिटलिस्ट की जगह इकोनॉमिस्ट भी आए ना तो भी यही आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है। एग्जाम में पूछते भी है कि बताओ इकोनॉमिस्ट के हिसाब से ये कौन सा इवेंट है, तो भाई ये फुल्ली मॉनेटरी इवेंट है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखो इतने एफर्ट्स डाल रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर करना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट डेफिनेटली करना, तो मैं जल्द से जल्द आपके लिए पार्ट 2 भी ला दूं। क्लियर। नेक्स्ट बात करें नंबर 48, व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अच्छा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? मैंने बताया 2 तरह के होता है, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन क्या होता है? तो बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड एज कंपेयर टू द एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि पूरी कंट्री के अंदर जितनी भी एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड कहते हैं, डिमांड ज्यादा है और उसके कंपेयर में सप्लाई क्या है? कम है। डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, तो क्या होगा? तो भाई कंट्री में होगा इन्फ्लेशन। और उसका कारण क्या है? इन्फ्लेशन होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी डिमांड। डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हुआ, और इसी वजह से इसको क्या नाम दे दिया? कारण क्या है? डिमांड। इस वजह से इसको डिमांड का ही नाम दे दिया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बहुत इजी तरीका याद रखने का, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डिमांड बढ़ गई, टोटल या तो एग्रीगेट की जगह आप लोग एग्जाम में टोटल भी लिख सकते हो, बट एग्रीगेट अच्छा शब्द है, ठीक है, इतना भारी शब्द है, आप लोग लिख लेना, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट या तो हम कहेंगे टोटल डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू द एग्रीगेट सप्लाई, एंड इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बोलो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं 49, ठीक है। स्टेट द टाइप्स ऑफ मनी। तो भाई कितने टाइप्स के मनी होते हैं, यही आपके 3rd चैप्टर का है, सेम है, आप लोग याद रखना। तो भाई एक होता है कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी मतलब जो बार्टर सिस्टम होता है ना, उसको ही कॉमोडिटी मनी कहा जाता है। फिर होता है एनिमल मनी, फिर होता है मेटल मनी। आपको पता ही है पहले एनिमल को यूज करते थे पैसों की तरह, ठीक है, काउ हो गया, हॉर्स हो गया, गोट हो गई, इन सबको यूज करते थे। मेटल मनी आ गया, मतलब सिक्के वगैरह चलने लग गए, कॉइन्स वगैरह मेटल में, पहले गोल्ड, सिल्वर, अभी आयरन के सिक्के आते हैं, लोखंड के, ठीक है। देन पेपर मनी, यानी हम लोग जो नोट यूज करते हैं वो। प्लास्टिक मनी, आपको पता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सारा प्लास्टिक मनी है। फिर बैंक मनी, जिसको हम लोग इनविजिबल और ई मनी भी कहते हैं। आज की डेट में आप लोग गूगल पे, फोन पे वगैरह करते हो, तो वो कौन से पैसे है? वो इनविजिबल और ई मनी है। बोलो क्लियर हो गया। चलो वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। अगर आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो ना, तो आपके लिए ये वीडियो डायमंड वीडियो है, मतलब सबसे बेस्ट वीडियो है। आपका पूरा 1 शॉट रिवीजन हो जाएगा इस पूरे वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज कॉल्ड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अच्छा, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन का भी एक कंसेप्ट है, ये भी एक कंसेप्ट है, समझाने जैसा है, बहुत अच्छा है, मैं आपको समझाता हूं डिटेल में, सुनना ध्यान से। When the government keeps control over the price and suppress the price level through regulation, laws and subsidies, it is considered as inflation even though there is no price rise. It is called suppressed inflation. देखो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, सीधा कनेक्ट कर पाओगे आप इसके मीनिंग के साथ, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले हमारे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसका बहुत ज्यादा यूज शुरू हुआ है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्चुअली में ना महंगे आते हैं, मतलब अच्छे खासे कॉस्ट में होते हैं, बट आपको पता है कोई भी ईवी लेता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता है, तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है, ठीक है। क्यों सब्सिडी देती है? क्योंकि एक तो सबसे पहले लोग खरीदे, क्योंकि वो बहुत महंगा है और वो सस्ता हो जाएगा, लोग खरीदेंगे। ईवी छोड़ो, सोलर, अगर आप अपने छत पे सोलर लगवाते हो ना, उसमें भी गवर्नमेंट जो है वो आपको सब्सिडी देती है। अब देखो कोई ईवी परचेस करता है, ठीक है, तो ईवी परचेस करेगा, एक्चुअली में ईवी बहुत महंगा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है महंगा, बट वो सस्ते में क्यों पड़ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसकी प्राइस को कम कर रही है। कैसे कम कर रही है? तो गवर्नमेंट उस ईवी पे सब्सिडीज दे रही है। सब्सिडीज देने से उसकी प्राइस क्या हो जाती है? उसकी प्राइस हो जाती है कम, और जब प्राइस कम हो जाएगी तो हम लोग खरीद पाएंगे, हम हमारी कैप, मतलब बोलते हैं ना, हमारे बजट में वो व्हीकल आ पाएगा और कोई भी एक आम इंसान भी उस व्हीकल को खरीद सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, किस पे कंट्रोल किया? प्राइस पे।
ठीक है, ईवी की प्राइस कंट्रोल की ना, कैसे प्राइस पे कंट्रोल किया, या तो रेगुलेशन से, लॉ से, या सब्सिडी से। यहां पे मैंने एग्जांपल किसका दिया, सब्सिडी का, सब्सिडी के थ्रू प्राइस को कंट्रोल किया। हाँ, यहां पे महंगाई है, ईवी व्हीकल महंगे है महंगाई, बट इवन दो देयर इज नो प्राइस राइज, बट क्या प्राइस बढ़ी, नहीं, गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल करके रखा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया सभी लोग को अच्छे से, चलो डन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हेन डिड द यूज ऑफ कॉइन स्टार्ट एज अ मेजर ऑफ मनी, कॉइन का यूज कब स्टार्ट हुआ एज अ मेजर ऑफ मनी, तो एट द वन सेट ऑफ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब क्या होता है कि जब किंगडम है, राजा महाराजा है, जब से उनका शुरुआत हुई है ना, तब से कॉइन्स का यूज हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो किंगडम होते थे कि एक किंगडम के कॉइन चल रहे हैं, दूसरे किंगडम्स के अलग कॉइन्स थे, ठीक है, तो तब से जो है वो कॉइन्स की शुरुआत हुई थी। क्लियर हो गया ना, डन है ना, राजा महाराजाओं के टाइम से इसकी शुरुआत हुई है, डन। नेक्स्ट नंबर 52, इन इंडिया विच एनिमल वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज द वैल्यू ऑफ बार्टर सिस्टम, मतलब एनिमल मनी के अंदर, बार्टर सिस्टम के अंदर कौन से, अच्छा यहां पे क्वेश्चन क्या पता है, इंडिया के अंदर कौन सा एनिमल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था, वैल्यू ऑफ बार्टर सिस्टम। वैल्यू ऑफ बार्टर सिस्टम यानी कि बार्टर सिस्टम के अंदर भी कोई भी चीज की अच्छी वैल्यू किस चीज की थी, कौन से एनिमल की थी, तो भाई काऊ की थी, और काऊ को ऐसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता था एज द वैल्यू ऑफ बार्टर सिस्टम। जैसे नहीं, मैंने अभी कहा कि मैं मेरे दोस्त को अगर कपड़े दे रहा हूं और वो मेरे को राइस देता है तो बार्टर हुआ, बट अगर मेरे पास कुछ भी ना हो तो मैं क्या दूं, तो मैं भाई काऊ दे सकता हूं, काऊ के बदले कुछ भी ले सकता हूं, समझ आया, काऊ के बदले मैं घी भी ले सकता हूं, काऊ के बदले मैं कपड़े ले सकता हूं, राइस ले सकता हूं, वीट ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, काऊ है तो सब कुछ ले सकता हूं। यानी कि काऊ को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता था इंडिया में बार्टर सिस्टम के दौरान। बोलो क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 53, स्टेट द डेफिनेशन ऑफ मनी गिवन बाय रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने मनी की क्या डेफिनेशन दी है, तो रॉबर्टसन कहते हैं व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विस। कोई भी चीज जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जाए, यूनिवर्सली मतलब कोई भी एक्सेप्ट कर ले, पैसा किसको नहीं चाहिए, पैसा सबको चाहिए, ठीक है, तो पैसा कोई भी एक्सेप्ट कर ले और सामने गुड्स और सर्विस दे दे, उसको ही क्या कहते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं मनी। देखो इतने सारे मेहनत की जा रही है आप लोगों के पीछे, आप लोग की एग्जाम से पहले ये वीडियो डाला जा रहा है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, कमेंट करना अगर अच्छा लगे तो, और लाइक जरूर करना, ठीक है, आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। चलो नंबर 54, स्टेट द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन गिवन बाय एपी लर्नर। एपी लर्नर ने क्या डेफिनेशन दी है इन्फ्लेशन को लेकर के। अच्छा ऐसे सारे क्वेश्चन ना 1 मार्क में पूछते हैं, और उस टाइम पे बच्चों ने याद नहीं की होती तो भाई मार्क्स कट जाते हैं। तो एपी लर्नर क्या कहते हैं, इनका तो मोस्ट आईएमपी है भाई, तो अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे एक्सेस डिमांड हो, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, इन्फ्लेशन होगा। एक पेन है, 10 खरीददार है, मैं उसको ही बेचूंगा जो ज्यादा प्राइस पे करेगा, तो ऑटोमेटिकली पेन की प्राइस बढ़ गई, मतलब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। डन। व्हाट इज द एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर एनुअल इंक्रीज कितना होता है पॉपुलेशन का, तो एवरेज 2% इंक्रीज होता है पॉपुलेशन का। क्लियर, इंडिया के अंदर। डन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 56, What do you understand by government securities? ये आपका क्वेश्चन आ जाता है चैप्टर नंबर 4 से, तो इसका आंसर होगा इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स floated by government in the market to raise the money which are purchased by people and are redeemed by the government after a fixed period are called government securities। देखो बहुत इजी लैंग्वेज में बताता हूं, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स निकालती है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं तो एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, या एनएचएआई के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हो गए, जहां पे गवर्नमेंट को ना पैसों की जरूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे सब बॉन्ड्स मार्केट में देती है और लोग खरीदते हैं। जब मेरे जैसे लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, कॉमन मैन है, वो क्या करते हैं, उस बॉन्ड्स को खरीदते हैं। मैं इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि एक तो गवर्नमेंट दे रही है, सिक्योरिटी पूरी है, और गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट भी देती है, इसलिए उसको इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड कहा जाता है। तो मैंने यहां पे गवर्नमेंट से बॉन्ड लिया
और गवर्नमेंट को पैसा दिया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया और गवर्नमेंट ने मेरे को इंटरेस्ट भी दे दिया, तो यहाँ पे दोनों का काम हो रहा है। और जो लोग परचेस करते हैं और फिक्स पीरियड के बाद, मतलब जैसे मान लो 5 साल का है तो 5 साल के बाद मैं उसको वापस लौटा दूंगा और जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो पैसा है, मैं वापस ले लूंगा, ठीक है, विथ इंटरेस्ट। तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। डन। नेक्स्ट नंबर 57, गिव द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। तो भाई कमर्शियल बैंक क्या है, तो कमर्शियल बैंक एक बिजनेस है जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर प्रॉफिट। बिजनेस है भाई, प्रॉफिट के लिए ही किया जाएगा, फ्री में थोड़ी करेंगे। चलो नेक्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, तो बहुत ईजी है, सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक है, याद रखना है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। सेंट्रल बैंक को कौन सी बैंक कहते हैं, एपेक्स बैंक कहते हैं। उस फंक्शन इज टू एड, रेगुलेट एंड प्रमोट द एंटायर मनी मार्केट एंड बैंकिंग सेक्टर। हमारी कंट्री का पूरा सेंट्रल बैंक, यानी हमारे लिए कौन सी बैंक हुई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई सेंट्रल बैंक कहते हैं, एपेक्स बैंक कहते हैं। वो हमारी कंट्री के जितना भी एंटायर मनी मार्केट है उसको रेगुलेट और प्रमोट करती है और बैंकिंग सेक्टर को भी पूरा आरबीआई देखती है। इट ऑल्सो मेंटेन्स मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी की मॉनेटरी स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करती है आरबीआई जो होती है वो। क्लियर, तो ये था इसका मीनिंग। नेक्स्ट नंबर 59, गिव द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। भाई बहुत इजी है मॉनेटरी पॉलिसी, ध्यान से सुनना, मजा आएगी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक कॉन्शियस स्टेप है, मतलब एक सोचे समझे लिए गए कुछ कदम, कॉन्शियस स्टेप्स है। कौन ले रहा है ये कॉन्शियस स्टेप्स, तो भाई ये कॉन्शियस स्टेप्स लिए जा रहे हैं मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा। मॉनेटरी अथॉरिटी कौन हुई यहाँ पे, आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ही पूरा देखती है इसको, ठीक है। तो आरबीआई कौन हुई, मॉनेटरी अथॉरिटी हुई, विच ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ मनी, जो बदलाव लाती है इस पॉलिसी का यूज करके। किसमें बदलाव लाती है, स्टॉक ऑफ मनी में, मतलब उसका सप्लाई और डिमांड बढ़ाना कम करना वो पूरा करती है। सोर्स और जनरेशन ऑफ मनी, जो भी सोर्स और जनरेशन है, कितना पैसा मार्केट में डालना है, कितना खींचना है, वो सारा देखती है। कॉस्ट ऑफ मनी, मतलब कि पैसों की कॉस्ट कितनी है, पता है ना, पैसों की भी कॉस्ट होती है। से फॉर एग्जांपल अगर मेरे को $1 चाहिए तो मेरे को कितना सामने पैसा पे करना पड़ेगा, 86 रुपीज पे करने पड़ेंगे, तब जाके मेरे को $1 मिलेगा। उसको ही क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ मनी कहते हैं। क्लियर, तो कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, एक कॉन्शियस स्टेप, सोचे समझे स्टेप्स जो आरबीआई जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी ने लिए हैं, जो बदलाव लाती है स्टॉक ऑफ मनी में, जनरेशन और सोर्स ऑफ मनी में और कॉस्ट ऑफ मनी में। डन। चलो नेक्स्ट 60, व्हाट इज मीन्ड बाय क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह के मॉनेटरी टूल्स होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो ऐसे टूल्स जो हमारे एंटायर इकोनॉमी को इंपैक्ट करे, ठीक है, पूरी की पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट करे कॉमन या जनरल वे में, उसी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फिर बात करें क्वालिटेटिव टूल्स, जिसको सिलेक्टिव टूल्स या तो हम लोग सिलेक्टिव मेजर्स भी कहते हैं। तो भाई क्वालिटेटिव टूल एक जो होता है वो एक यूनिक इंपैक्ट करता है कुछ ही सेक्टर पे, इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेक्टर पे देखने को मिलता है। और ये पूरे मतलब हमारी कंट्री में जितने भी सेक्टर है, एग्रीकल्चर या हम कहें इंडस्ट्रियल सर्विस, जितने भी सेक्टर है सब पे इंपैक्ट नहीं करते, कुछ ही गिने चुने सेक्टर पे इंपैक्ट करता है, और इसी को हम लोग क्वालिटेटिव टूल्स कहते हैं। और क्वालिटेटिव टूल्स को एग्जाम में दूसरे नाम से भी पूछ सकते हैं, और वो कौन से है, सिलेक्टिव टूल्स के नाम से, ठीक है, सिलेक्टिव टूल्स के नाम से। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 62 की तरफ। काफी अच्छे से मजा आ रहा है, अच्छे से आप लोग भी सुन रहे होंगे, ईयरपॉड्स लगा के सुनना और आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा पढ़ाई करने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें तो OMO, ठीक है, OMO S नहीं आएगा, OMO भी आ सकता है और OMO S भी लिख सकते हैं, बाकी बुक के अंदर OMO देके रखा है, ठीक है। OMO मतलब क्या होता है, तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, याद रखना। नेक्स्ट SLR, ये तो बहुत इजी है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देन है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। देन RR क्या है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। फिर IMF का फुल फॉर्म, तो भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। टोटल 66 हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 67 की तरफ। राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट का फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। कोर मतलब क्या होता है, कोर बैंकिंग होता है ना, ठीक है, कोर बैंकिंग। तो कोर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाई कोर का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड
ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, यानी कि मेरे बैंक है, ठीक है, मैं अगर एक बैंक की ब्रांच से पैसा कट करता हूं, मतलब निकालता हूं पैसा, तो सारी ब्रांच से अपने आप वो सिस्टम में आ जाएगा कि भाई इसने ये डेट पे ये टाइम पे इस जगह से पैसा निकाला है, तो वो कोर बैंकिंग होता है। देन आरटीजीएस, याद रखना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलो 71 हो गए। 72, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसी मेथड है जहां पे अलग अलग रेट, या तो इंटरेस्ट रेट की बात करो, अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाते हैं अलग अलग तरह के लोगों से, या तो अलग अलग तरह की लोन्स पे, ठीक है, जैसे होम लोन तो उस पर अलग इंटरेस्ट लगता है, व्हीकल लोन उस पर अलग इंटरेस्ट लगता है, गोल्ड लोन पे अलग इंटरेस्ट, पर्सनल लोन पे अलग इंटरेस्ट, जितनी अलग अलग तरह की लोन है उस पर अलग अलग इंटरेस्ट लगते हैं। दैट्स व्हाई इसको हम लोग पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट कहते हैं। डन। चलो नेक्स्ट बात करें, अभी मैंने बताया ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, तो ये भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। ये पूरे ऐसा समझ लो कि भाई ये 1 मार्क के तो करा ही रहा हूं, बट चैप्टर का पूरे चैप्टर का रिवीजन भी साथ साथ में आपका हो जा रहा है, ठीक है, ये सारे चैप्टर का एक हिस्सा है। चलो ओएमओ, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो ध्यान से देखना, अगर आरबीआई जो है वो ओएमओ करती है, ओएमओ कैसे करती है, तो ये मार्केट हो गया, ओपन मार्केट है, और ये आरबीआई है, ठीक है, एक मिनट यहां पे नहीं आ रहा है। चलो, तो आरबीआई जो है वो क्या कर रही है, ओपन मार्केट के अंदर, जैसे देखो आरबीआई को ऐसा लगता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है, मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है, तो आरबीआई अपने पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना उसको बेच देती है, क्या करती है, सेल कर देती है, मार्केट से पैसा खींचने के लिए। मार्केट में पैसा ज्यादा होना खराब बात है और कम होना भी खराब बात है, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको स्टेबलाइजेशन पॉलिसी भी कहा जाता है। तो मार्केट को स्टेबल करने के लिए आरबीआई ने ओपन मार्केट में क्या है, मार्केट में पैसों का सप्लाई ज्यादा है और ये पैसों के सप्लाई को कम करना है, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेच रही है और मार्केट से सारा पैसा खींच ले रही है, ठीक है, और उससे मार्केट स्टेबल हो जाता है। अगर इसकी अपोजिट सिचुएशन हुई तो, कि अगर मान लो मार्केट के अंदर पैसा है ही नहीं, तो मार्केट में पैसा डालेंगे कैसे, मार्केट में पैसा है ही नहीं, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी नहीं है, तो सप्लाई ऑफ मनी कैसे बढ़ाएंगे, तो भाई आरबीआई जो है वो मार्केट में जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ठीक है, उसको परचेज कर लेगी। अब कोई भी चीज परचेज करता है तो पैसा देना पड़ता है, तो मार्केट में जो भी फंड्स है उसको इनफ्लो करेगी और मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगी, और इस वजह से मार्केट स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज की जा रही है ना परचेज करने की और सेल करने की, उसको ही हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बोलो क्लियर हो गया, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा है, समझ में आसानी से आ जाना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 74, When was the RBI established? RBI एस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। बहुत मुश्किल हुई थी लोगों को समझाने में, 1 अप्रैल था ना, 1 अप्रैल को शुरू हुई थी, मजाक कर रहा हूं, 1 अप्रैल 1935 को ये शुरू हुआ था। देन व्हेन वाज द आरबीआई नेशनलाइज्ड, मतलब हमारी कंट्री में वो नेशनलाइज्ड कब हुई, कब वो गवर्नमेंट की ऑफिशियली हो गई। तो आरबीआई जो है वो नेशनलाइज्ड हुई 1 जनवरी 1949 में, याद रखना 1 जनवरी 1949 के अंदर। चलो देन बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 76, Who issues coins and 1 currency in India, मतलब 1 रुपी करेंसी, यानी कि 1 रुपी का जो नोट है वो और जितने भी कॉइन्स है वो सारे के सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इशू करती है। याद रखना सारे कॉइन्स और 1 रुपी का जो नोट होता है, 1 रुपी की जो करेंसी होती है उसको आरबीआई इश्यू नहीं करती, उसको इश्यू किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। देन हु इश्यूज करेंसी नोट्स इन इंडिया, तो भाई सारी जो कड़कड़ती नोट है ना वो कौन छापता है, तो कड़कड़ती नोट जो है वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है, जो सबको पसंद है। गांधी जी तो किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है फोटो में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इन इंडिया, हु डज वर्क एज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन मतलब होता है जो भी करता धरता है, ठीक है, उसको कस्टोडियन कहा जाता है। इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का करता धरता कौन है, भाई एक ही है, हमारा शहंशाह, और वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डन।
नेक्स्ट बात करें कौन मैनेज करता है प्रधानमंत्री जनधन योजना को, वापिस बात करें हमारे शहंशाह की, और वो है आरबीआई। आरबीआई मैनेज करता है प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना को। चलो नेक्स्ट बात करें नंबर 80, व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, हर बैंक को जैसे सीआरआर होता है वैसे एसएलआर होता है, हर बैंक को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना होता है। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूं, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये क्या कहता है, ये कहता है ये एक्ट कि भाई हर बैंक को एटलीस्ट 25% या तो उससे ज्यादा या उतना 25% से ज्यादा, उससे कम तो नहीं होना चाहिए, और 25% या उससे ज्यादा हर बैंक को अपने पास टोटल डिपॉजिट रखना है। क्या रखना है? टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट किसके फॉर्म में होना चाहिए? तो टोटल डिपॉजिट कैश में हो या टोटल डिपॉजिट गोल्ड में हो या उसके पास कोई भी तरह की ऑन अकाउंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो, मतलब कि उसके पास सिक्योरिटीज के फॉर्म में उसकी खुद की सिक्योरिटीज होनी चाहिए। तो कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज को मिल करके 25% तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखो बैंक के पास पैसा आता है ना, तुरंत लोन पे चढ़ाते हैं, गोल्ड आता है, गोल्ड को बेच के पैसा लाके लोन पे चढ़ा देते हैं। तो भाई 25% तो अपने पास रखना है, कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज को, ठीक है। उसको वो बेच नहीं सकते, लोन पे नहीं दे सकते, ठीक है। 25% तो होना ही चाहिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से। और उसी कंसेप्ट को, या हम कहेंगे उसी डिपॉजिट्स को या उसी रेशियो को, ये जो 25% रेशियो है ना, उसी को हम लोग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलो डन। अब बात करते हैं व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो। ये भी बहुत ज्यादा इजी है, इसमें लगता है आरबीआई एक्ट 1934। याद रखना दोनों में अलग अलग एक्ट लगते हैं, एसएलआर में लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और सीआरआर में लगता है आरबीआई एक्ट 1934। अब सीआरआर क्या है ये भी एक बार मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। यहां पे देखो, जब हम लोग बैंक में जाते हैं अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, मैंने मेरा 1 लाख रुपए बैंक में डलवाए, अब बैंक जितना भी पैसा आ रहा है सब कुछ लोन पे दे देगी। और अगर मान लो कुछ लोग मिल करके पैसा मांगने गए तो उस टाइम पे बैंक ना भी नहीं बोल सकती, उस टाइम पे बैंक को पैसा देना भी पड़ेगा। तो भाई सब कुछ लोन पे दे देगी तो हमको क्या देगी? ना थोड़ी बोलेगी। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो बैंक होती है वो सीआरआर मेंटेन करती है। एक और ढंग से एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखो। फॉर एग्जांपल यहां पे बहुत सारे डिपॉजिटर्स है, ठीक है, वो लोग बैंक के अंदर पैसा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं कमर्शियल बैंक की, पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है। तो वो सारा का सारा पैसा, अब देखो क्या होता है, बैंक का काम है एक बाजू से पैसा लेना, डिपॉजिट लेना, पैसा मतलब किसकी बात की जा रही है? डिपॉजिट लेने की, डिपॉजिट लेना, और दूसरी बाजू उसी पैसे को क्या करना? लोन पे देना, ठीक है। अब मान लो कि सारा का सारा पैसा लोन पे दे देगी, तो मान लो मैं मांगने गया तो मेरे को क्या देगी? ठीक है, ना तो नहीं बोल सकती क्योंकि वो मेरा पैसा है जो उसने अपने पास रखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई ने अपने एक्ट में कहा है कि भाई हर बैंक को सीआरआर मेंटेन करना है, ठीक है, एक रिजर्व मेंटेन करना है, एक कैश का रिजर्व। जैसे मान लो बैंक को मैंने 1 लाख दिए, ठीक है, और आरबीआई के हिसाब से हर बैंक को 20% मेंटेन करना है। तो भाई मेरी बैंक को 1 लाख में से 20,000 अपने पास रखना है, ठीक है, 20,000 खुद के पास रखेगी, और मार्केट के अंदर वो कितने पैसे दे सकती है? सिर्फ और सिर्फ 80,000, 80,000 रुपीज, यहां पे लिख लेता हूं, 80,000 रुपीज वो मार्केट में चढ़ा सकती है, ठीक है। 20,000 अपने पास रखेगी। क्यों 20,000 अपने पास रखे? रूल के हिसाब से। और मान लो कि कुछ लोग आ भी गए मांगने, तो उसके पास इतना तो पैसा होगा कि वो वापस लौटा सकती है। क्लियर हुआ? और आरबीआई भी यही कहता है, ऑल कमर्शियल बैंक हैज टू कीप अ सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व विद इन द आरबीआई। और ये लोग क्या करते हैं? अपने पास नया रखते हुए आरबीआई को जमा कर देते हैं, ठीक है, आरबीआई को दे देते हैं कि भाई ये रखो, हमारे रिजर्व है, जब जरूरत पड़े, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो तब देना। और उसी को ही हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? डन। नेक्स्ट आगे बात करें, व्हाट इज मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है और वही मैंने यहाँ पे लाइन ली है।
जब देखो बैंक के पास कोई और, देखो बैंक को पैसा चाहिए और बैंक के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि भाई कोई भी उसको मार्केट से पैसा नहीं दे रहा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आरबीआई ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है कोई भी बैंक के पास। तो वो बैंक आरबीआई के पास जाएगी, बैंक को बोलेगी कि आरबीआई को जाकर के बोलेगी कोई भी कमर्शियल बैंक कि भाई मुझे पैसा दे दो, मेरे पास बहुत ज्यादा कैश शॉर्टेज है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ दिन में आ जाएगा बट अभी पैसा नहीं है, प्लीज मेरे को पैसा दे दो। तो आरबीआई कहती है कोई बात नहीं है, मैं तुमको पैसा दे देती हूं। और आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को पैसा दे दिया, बट एक कंडीशन पे कि मैं तुमसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। तो कमर्शियल बैंक बोलती है जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना हो ले लो, बट मुझे पैसा दे दो, अभी मेरे को पैसे की जरूरत है। आरबीआई बोलती है ठीक है ले जा पैसे, और तेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। और इसी टाइम पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है और जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है ना, ये तो एक्यूट कैश शॉर्टेज है, ऑप्शन ही नहीं है, तो उसी चीज को हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। से फॉर एग्जांपल आपकी बुक के अंदर 60% देके रखा है, ठीक है, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। डन। चलो नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज रेपो रेट। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, रेपो रेट क्या होता है। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि सर रेपो रेट क्या है, क्या होता है, समझ में नहीं आता। तो ध्यान से सुनना, पूरे साल नहीं पढ़ा है ना कंसेप्ट, आज मैं एक झटके में क्लियर कर दूंगा। तो रेपो रेट मतलब क्या होता है, तो कोई भी ऐसा रेट जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को लैंड करती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको रेपो रेट कहते हैं। इसमें कुछ समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल देता हूं तो जाकर के समझ में आएगा। अब देखो, कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत है और आरबीआई को पैसा देना है, ठीक है। तो आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को पैसा देती है, क्या देती है, फंड्स देती है, ठीक है, ऐसे ही नहीं देती, थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। कमर्शियल बैंक से जितनी भी उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना, वो सारी बिकवा देती है, यानी कि सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देती है। किसको, आरबीआई को। कमर्शियल बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच दिया आरबीआई को और पैसा ले लिया, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक के पास जब भी पैसा आएगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, आरबीआई को उसका पैसा लौटा देगी, उसके फंड्स लौटा देगी और अपनी सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेगी। वापस खरीदेगी मतलब पहले ऑलरेडी था उसके पास, बट अब वापस परचेस किया, बेचा, पैसा दिया, वापस खरीदा, रीपर्चेस किया, इसलिए इसको रीपर्चेस रेट भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, रीपर्चेस रेट। अब देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मान लो 100 रुपए की थी, ठीक है, तो 100 रुपए में बेची, 100 रुपए ले लिए। अब इसके पास पैसा आ गया तो उसने वापस जो भी पैसा है वो दे दिया और वो सिक्योरिटीज को खरीद लिया। दैट्स व्हाई इसको रीपर्चेस रेट कहते हैं और रेपो रेट भी कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया, कोई डाउट इसके अंदर। और यहाँ पे एक और चीज याद रखना, यहाँ पे कमर्शियल बैंक पैसा तो ले रही है बट कितने टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। से फॉर एग्जांपल एक दिन के लिए, एक दिन तो नहीं, 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन, इतने शॉर्ट टाइम के लिए जब वो पैसा लेती है ना, तो उसी टाइम पे जो इंटरेस्ट है, तो जो रेट लगता है उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। इस पे इंटरेस्ट नहीं, डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, बट इतना सब मत पढ़ो, इतना याद रखो, उस टाइम पे जो रेट लगता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेती है और कुछ टाइम बाद लौटा देती है, बट शॉर्ट टर्म के लिए उसी टाइम पे जो रेट पे करेगी उसको रेपो रेट कहा जाएगा। डन, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, रिवर्स रेपो रेट। भाई रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है। यहां पे क्या था, पहले कमर्शियल बैंक ने पैसा लिया था, अब कमर्शियल बैंक पैसा देगी, यानी कि कमर्शियल बैंक पैसा दे रही है आरबीआई को। देखो, कमर्शियल बैंक पैसा दिया, आरबीआई को फंड्स दिए, ठीक है, और आरबीआई सेम चीज है, सिक्योरिटीज पार कर देती है और जब वापस आरबीआई के पास पैसा आ जाता है तो आरबीआई पैसे वापस लौट। अब देखो, आरबीआई के पास तो पैसा होता ही है, बट ये मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। मंदी और इन्फ्लेशन जैसी मंदी आ जाती है मार्केट में, कोरोना के टाइम पे कैसी मंदी थी, उस टाइम पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये लोग बढ़ाते कम करते रहते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आरबीआई को, वो होगा रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि पैसा कौन दे रहा है, कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रही है और आरबीआई उस टाइम पे जो भी रेट पे करेगी कमर्शियल बैंक को, उसी रेट को हम लोग कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। डन। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द डियर मनी पॉलिसी।
डियर मनी पॉलिसी मतलब क्या होता है, ये जनरली लगता है बैंक रेट पे, ठीक है। तो जब भी बैंक रेट जो है वो हाई होता है तो उसको हम लोग डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। व्हाट इज चीप मनी पॉलिसी, जब भी बैंक रेट बहुत कम होता है तो उसको चीप मनी पॉलिसी कहा जाता है। डन, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 87, व्हाट इज बैंक रेट, सब कुछ सेम है, रेपो रेट जैसा ही है। यहां पे कमर्शियल बैंक पैसा लेती है किससे, आरबीआई से, ठीक है, बट शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं। कौन ले रही है पैसा, कमर्शियल बैंक आरबीआई से ले रही है, बट लॉन्ग टर्म के लिए। पता है आपको एक माइनर डिफरेंस क्या है रेपो रेट और बैंक रेट में? जो बैंक रेट होता है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो रेपो रेट होता है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी, लेंड्स मतलब लेना, लोन लेना, किससे ले रही है, कमर्शियल बैंक से, कितने टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। बोलो क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ डज आरबीआई वर्क एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो भाई आरबीआई कैसे कस्टोडियन की तरह काम करती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए? तो आरबीआई जो है वो मेंटेन करती है रुपीस की वैल्यू अदर करेंसीज के साथ, बाइंग और सेलिंग करती है फॉरेन एक्सचेंज का ओपन मार्केट में। मतलब ऐसा समझ लो कि हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को खरीदती है, बेचती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती बेचती है ओपन मार्केट में, और उस तरह से हमारी कंट्री का जो एक्सचेंज रिजर्व है या एक्सचेंज रेट है उसको मेंटेन करने का काम आरबीआई का है, ठीक है। इतना शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। हाउ डज द आरबीआई वर्क एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट की तरह कैसे काम करती है आरबीआई? तो भाई आरबीआई जो है वो हेल्प करती है सप्लाई ऑफ मनी में इन केस ऑफ इमरजेंसी फॉर कमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। यानी कोई भी बैंक को पैसा चाहिए तो कोई भी बैंक के पास लास्ट ऑप्शन सिर्फ आरबीआई होता है और उसके अलावा कोई नहीं होता, क्योंकि देखो सब जगह से बंद हो जाते हैं ना चांसेस पैसे आने के कोई भी बैंक के लिए, तो आरबीआई एक दानवीर कर्ण बन जाती है। दानवीर तो नहीं होती, सामने इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, बट कहने का मतलब कर्ण बन जाती है कि भाई मैं तुमको पैसा देती हूं, तुम चलाओ अपनी बैंक को, तुम बंद मत हो, ठीक है। इसलिए कोई भी बैंक के लिए ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, लास्ट ऑप्शन आरबीआई बचता है कोई भी बैंक के लिए। डन, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज कॉल मनी, बहुत इजी है। कॉल मनी मतलब होता है कि जब एक बैंक दूसरी बैंक को पैसा देती है शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको कॉल मनी कहा जाता है। जैसे मान लो कि एसबीआई को पैसों की जरूरत है और बीओबी के पास पैसा पड़ा है, तो एसबीआई वाला कहता है कि भाई एक दिन के लिए मुझे पैसा दे दो, और बीओबी वाला एसबीआई को पैसा देता है एक दिन के लिए, तो उस टाइम पे उसको हम लोग कॉल मनी कहते हैं। और जो भी एसबीआई वाला अब इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा क्योंकि बीओबी से पैसा लिया था, तो बीओबी को जो भी इंटरेस्ट पे करेगा उसको हम लोग कॉल मनी रेट कहते हैं। तो द इंटरेस्ट पे ऑन द मनी रेट इज कॉल्ड कॉल मनी रेट। डन, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वो क्या होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? व्हेन कस्टमर विथड्रॉ मोर मनी देन द डिपॉजिटेड अमाउंट फ्रॉम देयर करंट अकाउंट, इट इज कॉल्ड एन ओवरड्राफ्ट। कोई भी कस्टमर है, उसका करंट अकाउंट है, उसमें बैलेंस है 1 लाख और उसने बैंक से उठा लिए 1,20,000 या 1,25,000, तो जो 25,000 एक्स्ट्रा उठाए ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहेंगे, जो कोई भी बैंक प्रोवाइड करती है। देन बात करें व्हाट इज प्राइमरी डिपॉजिट। व्हाट इज प्राइमरी, बहुत इजी है। जब कोई भी पर्सन बैंक में अपना पैसा लेकर, आपके घर पे मेहमान आए, ठीक है, और आपको 500 की हरी पत्ती चिपकाई, यानी कि 500 रुपए आपको दिए। अब 500 रुपए लेकर के आप अपनी बैंक में गए और बैंक में जाकर के आपने कैश जो है वो जमा करा दिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, डिपॉजिट किया, और आपके डिपॉजिट को क्या कहा जाएगा, प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। बैंक आपके पैसों को लोन के लिए यूज कर सकती है, आपका पैसा प्राइमरी डिपॉजिट हुआ, आपने पहली बार बैंक को वो पैसा दिया। क्लियर हो गया, ठीक है, यही इसमें देख करके रखा है। चलो नेक्स्ट बात करें, व्हाई डज द बैंक अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। कोई भी बैंक क्रेडिट क्रिएशन क्यों करती है? अच्छा, क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या होता है? तो क्रेडिट मतलब होता है लोन। कोई भी बैंक लोन क्रिएशन क्यों करती है? तो बैंक एक्टिविटी कैरिड आउट करती है क्रेडिट क्रिएशन की, क्यों? क्योंकि मार्केट में जो सप्लाई ऑफ मनी है, इकोनॉमी को जो भी पैसों की डिमांड है ना वो फुलफिल करना। अब जैसे कंट्री के अंदर लोगों को लोन चाहिए बिजनेस करने के लिए, अब लोगों की डिमांड कैसे पूरी होगी, कहां से वो लोग लोन लाएंगे, पैसा लाएंगे? तो बैंक देगी।
तो बैंक लोगों की जो पैसों की डिमांड है ना वो फुलफिल कर रही है। मतलब सिंपल है, लोगों की डिमांड कि लोगों को पैसा चाहिए धंधा करने के लिए और वो बैंक उस डिमांड को फुलफिल कर रही है पैसों को सप्लाई करके। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हु कैन ओपन अ करंट अकाउंट। तो भाई कोई भी इंडिविजुअल अपने नाम से या बिजनेस फर्म अपने नाम से करंट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। देन बात करें मेंशन टाइप्स ऑफ बैंक, कितने तरह की बैंक होती है भाई? दो ही तरह की बैंक, एक कमर्शियल बैंक और दूसरी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब कौन सी होती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन चलो नेक्स्ट, What is called ceiling on credit। अच्छा, ceiling on credit मतलब क्या होता है? तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांसेस, एडवांसेस यानी कि लोन, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन है जो आरबीआई प्रिस्क्राइब करती है दैट कैन बी मेड बाय कमर्शियल बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक टू एनी पर्टिकुलर बोरोवर और फॉर सर्टेन पर्पस इज कॉल्ड सीलिंग ऑन क्रेडिट। मतलब कि आरबीआई ने कहा है कि आप इस कस्टमर को 10 लाख रुपए ही दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते इस पर्पस के लिए। तो और कोई भी कमर्शियल बैंक उतना दे देती है तो उसको कहता है सीलिंग ऑन क्रेडिट। चलो डन। नेक्स्ट बात करें ऑन विच टाइप ऑफ डिपॉजिट बैंक डू नॉट पे इंटरेस्ट। तो भाई बैंक जो है वो किस पे इंटरेस्ट नहीं देती? तो याद रखना करंट अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट नहीं देती, सबसे लोएस्ट, लोएस्ट मतलब देती नहीं है। पता है आपको, कोई कोई बैंक ऐसी भी होती है ना जो इंटरेस्ट देती नहीं है बल्कि चार्जेस लेती है कि वो करंट अकाउंट की फैसिलिटी दे रही है, ठीक है। दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि भाई इंटरेस्ट पे नहीं करते करंट अकाउंट डिपॉजिट पे। और अगर ऐसा पूछे कि कौन सी अकाउंट पे बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देती है तो याद रखना स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, या तो नॉर्मल में इसको फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। क्या, कौन से डिपॉजिट? फिक्स डिपॉजिट, एफडी। क्लियर। इन विच कंट्री एंड व्हेन वाज द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड एस्टैब्लिश। कौन सी कंट्री में और कहां पे पहली बैंक एस्टैब्लिश हुई थी? तो ये तो भाई इंट्रोडक्शन में ही दिया है इस चैप्टर के। तो पहली बैंक एस्टैब्लिश हुई थी स्पेन में और पहली बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ बार्सिलोना। और ये कौन से ईयर में सेटअप हुई थी? 1401 के अंदर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोग को, हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं सेक्शन बी के। अभी भी आगे कंटिन्यू करेंगे, वीडियो जब तक खत्म नहीं होगा आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरे में से पूरे लाने हैं सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 101 क्वेश्चन पे। स्टेट द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड। पहली बैंक कौन सी थी? तो अभी बताया, बैंक ऑफ बार्सिलोना। डन। इन इंग्लिश व्हाई डिड द वर्ड बैंक केम इनटू यूज। इंग्लिश में जो बैंक है ना वो नाम बैंक आया कैसे? क्या था इसके पीछे की हिस्ट्री, क्या था इसके पीछे का कारण? तो भाई एंशियंट टाइम्स में जो यूरोपियन मनी लेंडर्स होते थे, यूरोप कंट्रीज में जो भी पैसे के साहूकार कह सकते हैं हम लोग, जो भी पैसे का लेन देन किया करते थे, वो लोग पता है क्या करते थे? अलग अलग कॉइन्स को बैंका या बैंक्यू पे लेकर के बैठते थे। अब बैंका या बैंक्यू मतलब क्या होता है? बेंच, ठीक है। तो बैंका, उन लोग की लैंग्वेज में इस लोग को बेंच को बैंका या बैंक्यू कहते हैं। तो वो लोग उस पैसे के ढगले को लेकर के बैठते थे, हीप ऑफ मनी को लेकर के बैठते थे बेंच पे, और जिसको भी लोन चाहिए होती थी उसको पैसा देते थे, किसी को पैसा जमा करवाना होता तो पैसा जमा करते थे। तो पूरा कारोबार बेंच पे बैठ के चलता था। दैट्स व्हाई इंग्लिश में ये वर्ड बैंक ओरिजिनेट हुआ। पहले बैंक का बैंक्यू कहते थे, फिर धीमे धीमे नाम बदल बदल के अब इसको बैंक कहने लग गए। क्लियर। चलो 103, व्हाई इज मॉनेटरी पॉलिसी नोन एज स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को स्टेबलाइजेशन पॉलिसी क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, कंट्री में इन्फ्लेशन हुआ या कंट्री में डिफ्लेशन हुआ। डिफ्लेशन मतलब होता है डिप्रेशन, इन्फ्लेशन या डिप्रेशन जैसी कोई भी सिचुएशन को जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना उसको स्टेबल करने का काम करती है, स्टेबलाइज करने का काम करती है। मतलब कि ना ही कंट्री में तेजी, बहुत ज्यादा तेजी नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा मंदी होनी चाहिए। कोई भी इकोनॉमी कांस्टेंट स्टेबलाइज रहेगी तो वो आगे बढ़ पाएगी। दैट्स व्हाई स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है और मॉनेटरी पॉलिसी इसका काम करता है। दैट्स व्हाई इसको स्टेबलाइजेशन पॉलिसी भी कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 104 पे। यहां पे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग इतने क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तो लिटरली आप महान तो हो ही, बट साथ साथ में आप बहुत कुछ कवर कर रहे हो। मतलब
ऐसा समझ लो कि काफी कुछ पार्ट कोर्स का यहाँ पे आप सीख ले रहे हो और एग्जाम में इसमें से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका दोस्त नहीं देख रहा ना ये वीडियो तो उसको जाकर के बोलो कि भाई ये पूरा वीडियो देखे, क्योंकि आपका ही फायदा इसमें होने वाला है। ठीक है, मैं तो ये पूरा वीडियो बना रहा हूं, मेरी तो ये इच्छा है कि आप लोगों के मार्क्स पूरे में से पूरे आए, तो आप लोग अपने फायदे के लिए ये वाला वीडियो आखिरी तक देखो और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो को पहुंचाओ, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और ऐसे ही वीडियोस हम लोग आगे आपकी एग्जाम्स के लिए लाए। तो उसके लिए सब्सक्राइब भी जरूर करना और लिटरली दिल से अच्छा लगा हो ना तो कमेंट भी आप लोग करना कि सर ऐसे ही वीडियोस और लाओ। अगर आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी बता सकते हो, उस पे भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 104 Which method is used to measure relative poverty? तो भाई रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने के लिए 3 मेथड यूज होती है। एक तो फॉर्मेशन ऑफ इनकम ग्रुप के थ्रू, लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट। ये ना आपके पॉवर्टी वाले चैप्टर्स है और उसमें आखिरी में जो ग्लॉसरी होती है ना उसमें देकर के रखा है लॉरेंस कर्व क्या है, गिनी कोएफिशिएंट क्या। टाइम मिले तो देख सकते हो। ठीक है, याद रखना रिलेटिव पॉवर्टी को किससे, कौन सी मेथड से मेजर कर सकते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ इनकम ग्रुप, लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट। डन। चलो नेक्स्ट, Which kind of expenditure is included by the तेंदुलकर कमेटी for the poverty line? तो भाई कौन से टाइप का एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया था तेंदुलकर कमेटी ने पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए? तो भाई जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो तो होता ही है, बट उसके अलावा जो भी खर्चा अगर एजुकेशन और हेल्थ के पीछे किया जा रहा है वो भी इंक्लूड किया गया पॉवर्टी लाइन में। किसके द्वारा? तेंदुलकर कमेटी के द्वारा। डन। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉवर्टी वाले चैप्टर से। तो कोई भी मिनिमम लेवल पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब कि कोई भी पर्सन मिनिमम लेवल पे जो भी अपनी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है, जो भी गुड्स और सर्विस को खरीदता है, उसको ही हम लोग पॉवर्टी लाइन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक दिन के अंदर कोई भी पर्सन मिनिमम 200 रुपए कमाना चाहिए। कितने रुपए? 200 रुपए। ठीक है, या 100 रुपए। अगर कोई 100 रुपए, चलो 100 रुपए रखते हैं, कोई 100 रुपए से कम कमाता है तो वो किस में आएगा? पॉवर्टी लाइन में आएगा। तो ये मैंने क्या बताया? मिनिमम लेवल, मिनिमम बेसिक नीड, जिंदा रहने के लिए मिनिमम पैसे की जरूरत या मिनिमम कैलोरी या कुछ भी चीज मिनिमम जो होता है मिनिमम लेवल पे, अगर उससे कम कोई कमाता है तो वो किस में आता है? पॉवर्टी लाइन में, जिसको गरीबी रेखा भी कहा जाता है। डन। चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो व्हाट इज न्यू नेम ऑफ नरेगा? ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको एमजी नरेगा या मनरेगा भी कहते हैं। ठीक है, मनरेगा इसका नाम बहुत फेमस है, सुना भी होगा आपने, और इसका नाम चेंज हुआ था 2009 के अंदर। क्लियर। राइट द अदर नेम ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का दूसरा नाम बताओ क्या है? तो इसको कंप्लीट पॉवर्टी भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर 109, फॉर वुम इंदिरा आवास योजना वॉज स्टार्टेड। तो भाई इंदिरा आवास योजना स्टार्ट की गई थी टू प्रोवाइड प्रॉपर ड्वेलिंग फॉर फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन एज वेल एज फॉर शेड्यूल कास्ट, फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो भाई रहने करने की अच्छी फैसिलिटीज देना जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है, जो भी SC ST में आता है, उन लोग के लिए इंदिरा आवास योजना को शुरू किया गया था। ठीक है। व्हाट इज IRDP प्रोग्राम नोन एज? IRDP प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना इसको एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम भी कहा जाता है। डन। चलो 111, व्हाट इज पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर? तो जो भी टोटल मार्केट वैल्यू होती है गुड्स और सर्विस की, जो भी लोग खरीदते हैं एक साल के दौरान, मतलब कि जो भी मार्केट से एक फैमिली जितना परचेस करती है, ठीक है, पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर या पर पर्सन मार्केट से जितना भी कंज्यूम करता है, खरीदता है गुड्स और सर्विस को, उसको ही गिना जाता है पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, और वो भी एक साल का होता है। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल ऑफ इंडिया डू नॉट हैव प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी? डेटा याद रखना भाई, 60 करोड़ लोगों के पास इंडिया के अंदर अच्छे से रहने की फैसिलिटी नहीं है, और इस वजह से उनकी हेल्थ और उनकी लाइफ बड़ी रिस्क में आ जाती है। देन कौन से 5 वर्षीय योजना जो है, जिसको हम लोग 5 ईयर प्लान्स भी कहते हैं, तो पॉवर्टी इरेडिकेशन को शुरू किया गया था। मतलब कौन सी 5 वर्षीय योजना से प्लान बनाया कि भाई हमारी कंट्री में गरीबी कम हो, गरीबी को हटाया जाए? तो याद रखना
5th 5 ईयर प्लान यानी जो 5वां 5 वर्षीय योजना थी उसमें शुरुआत की गई थी पॉवर्टी इरेडिकेशन की। डन। चलो नेक्स्ट नंबर 114, गिव द डेटा रिगार्डिंग एवरेज अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। भाई डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा गया है। तो भाई डेवलपिंग कंट्रीज में फॉर एवरी 6000 पॉपुलेशन, हर 6000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर अवेलेबल है। कौन सी कंट्रीज में? डेवलपिंग, इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर 6000 लोग पे एक डॉक्टर है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज, यूएसए जैसी कंट्रीज में कितने पे अवेलेबल है? 350 लोगों पे एक डॉक्टर अवेलेबल है। देख रहे हो कितना फर्क है। चलो नेक्स्ट, डिफाइन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्या होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी? तो भाई यहाँ पे पॉवर्टी लाइन की जो डेफिनेशन है ना वही दी है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो बहुत जरूरी है कोई भी इंसान को जिंदा रहने के लिए, या तो कहेंगे मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट कोई भी गुड्स और सर्विस की, उसको पॉवर्टी लाइन कहते हैं। और कोई भी ऐसी पॉपुलेशन जो इसके भी बिलो आती है, मतलब जो भी पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, सरकार ने जो भी पॉवर्टी लाइन नक्की किया है कि भाई हर रोज एक दिन में किसी के 100 रुपए तो कमाने ही है, एक दिन में 100 रुपए किसी को कमाने ही है, हर एक इंसान को, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर कोई इससे कम कमाता है ना तो वो किस में आएगा? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कंप्लीट पॉवर्टी भी कहा जाता है, वो पॉवर्टी लाइन के बिलो आता है। बोलो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट नंबर 116, स्टेट द नेचर ऑफ पॉवर्टी। भाई नेचर ऑफ पॉवर्टी दो ही है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। गिव डेटा रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया एज पर सेंसस रिपोर्ट 2011। कि भाई डेटा देने का है हमारे यहाँ पे कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी का। तो 2011 के सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से 63.3 फैमिलीज को प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलता है जो ट्रीटेड सोर्स है, अच्छे खासे सोर्स है। 8.67 फैमिलीज को अनट्रीटेड टैप वाटर मतलब नल का पानी मिलता है। 26% लोगों को पानी मिलता है अदर सोर्सेज से या वेल से और हैंडपंप से, ट्यूबवेल से, स्ट्रीम, रिवर, कैनाल, पॉन्ड, इन सब से। ठीक है, तो भाई ये डेटा भी आप लोग याद करने ना काम आ सकता है। देखो अभी हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, अब बस थोड़ा वीडियो, मेरे को पता नहीं है कि कितने टाइम का ये वीडियो बनेगा, ठीक है, सीधा रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो यहां तक आए हो, एंड तक पूरा जरूर देखना, कंप्लीट करके जाना, आपकी डेफिनेटली एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगी, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको ये वीडियो। इसमें मैंने हर एक अच्छे डेटा को बताया हुआ है, हर एक आईएमपी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया हुआ है। अभी तक आपको ये रियलाइज तो हो ही गया होगा, और अगर आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आगे भी आ जाएगा। और ये पार्ट 1 देख रहे हो, पार्ट 2 भी सुन थोड़े टाइम में आ जाएगा, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आगे भी आपको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका 12th खत्म भी हो जाएगा ना, तो 12th के बाद अगर कॉलेज के लिए आप एडमिशन लेना चाहोगे तो उसके लिए भी यूजीटी करके हमारी चैनल है, जहां पे आपको हर एक तरह का सपोर्ट हमारी तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो नेक्स्ट 118, स्टेट द डेली कैलोरीज पर पर्सन। जो आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ना, उन्होंने पॉवर्टी लाइन के लिए कैलोरीज दी है कि एक दिन में एक जन को इतनी कैलोरीज तो मिलनी ही चाहिए। तो कौन सी कैलोरीज डिसाइड की है? तो भाई 2400 कैलोरीज रूरल एरिया के लिए, मतलब गांव के अंदर लोगों को 2400 कैलोरीज मिलनी चाहिए एक दिन में एक जन को। ठीक है, और शहर के अंदर 2100 कैलोरीज मिलनी चाहिए। ठीक है, अर्बन एरियाज में। क्लियर? अगर इससे कम किसी को मिलती है तो वो किस में आएगा? पॉवर्टी लाइन में गिना जाएगा। What was the measuring rod of poverty given by डांडेकर एंड रथ? तो भाई डांडेकर और रथ ने क्या दिया था कि भाई किसी का मंथली 15 पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो, कितना? ₹15। और रूरल एरियाज के लिए कितना था? 15 रुपए, और अर्बन एरियाज के लिए 22 रुपए। मतलब एक दिन में, ये पुराना है शायद डांडेकर और रथ कमेटी का, कि भाई पहले बहुत पहले बताया था कि एक महीने का 15 रुपए पर कैपिटा कंजप्शन एक जन का खर्चा होना चाहिए, और 22.5 रुपए अर्बन एरियाज में। क्लियर? ये डेटा याद रखना। नेक्स्ट बात करें तो मेजरिंग रॉड क्या बताया था? सुरेश तेंदुलकर, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर ने पॉवर्टी लाइन के लिए। तो भाई उन्होंने पॉवर्टी लाइन के लिए बताया था पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि एक बंदा कितना कंजप्शन करता है, कितना कंजप्शन के पीछे खर्चा करता है। तो 816 रुपए गांव के लिए और शहर के लिए 1000 रुपए। क्लियर? Who does determine poverty line at international level? तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे पॉवर्टी लाइन कौन डिसाइड करता है? तो इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड बैंक।
ठीक है, महाराज का भी महाराज, शहनशाह का भी शहनशाह जो है, जो वर्ल्ड बैंक है, मतलब आरबीआई का भी जो उसके भी बड़ा बाप है, वो है हमारा वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक जो है वो डिसाइड करता है कि भाई पूरे वर्ल्ड में क्या पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। डन। 2015 में हाउ मच इनकम इज कंसिडर्ड टू बी पुअर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना था, ठीक है, तो भाई पुअर लोगों के लिए 2015 में था $1.9। इसमें ना अलग अलग डेट्स दे करके रखी है। आपको बता दूं कि 1990 में कुछ $1 था, ठीक है, ये डेटा याद रख लेना, एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्ल्ड बैंक है ना, उन्होंने डिसाइड किया है कि 1990 में एक दिन में एक जन को $1 कमाना है। फिर दूसरा डेटा शायद 2005 का था, 2005 या 10 का था, जिसमें देके रखा था $1.5, ठीक है, एक दिन में $1.5 तो कमाना ही है। और 2015 में कितना देके रखा है, 2015 में $1.9 पर डे पर पर्सन की इनकम होनी ही चाहिए। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अगर इससे कम किसी का हुआ ना तो वो पुअर कहा जाएगा, इंटरनेशनल पुअर कहा जाएगा। क्लियर, क्योंकि वो किसने डिसाइड किया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है। चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लिस्ट पॉवर्टी, व्हाट वाज द परसेंटेज। प्लानिंग कमीशन के हिसाब से सबसे कम गरीबी कौन से स्टेट में है, तो भाई वो एक ही स्टेट है हमारा, जिसका सपना बहुत से लोगों को होता है। आपका भी सपना रहा होगा कि दोस्तों के साथ हमको यहाँ पे जाना है, और वो है गोवा। ठीक है, गोवा एक स्टेट ऐसा है जहां पे सबसे कम पॉवर्टी है, और वो कितनी है, 5.09%। कितनी है, 5.09%। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉवर्टी, कौन से स्टेट की सबसे हाईएस्ट पॉवर्टी है, तो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से छत्तीसगढ़ जो है उसके सबसे हाईएस्ट पॉवर्टी है 39.93%। क्लियर हो गया। 125, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ माल नरिश्ड पीपल इन इंडिया इन 2014-16। माल नरिश्ड पीपल का क्या परसेंटेज था, तो भाई इंडिया के अंदर जो परसेंटेज था माल नरिश्ड पीपल का वो था 15.2%। याद रखना, 15.2% रेशियो था माल नरिश्ड पीपल का, परसेंटेज था। क्लियर। नेक्स्ट, FAO के अकॉर्डिंग 2015 के रिपोर्ट में इंडिया का कौन सा रैंक आता है माल नरिश्ड पॉपुलेशन में। माल नरिश्ड मतलब होता है जो भी कमजोर लोग हैं, या तो हम कहेंगे कि जो पोलियो वाले लोग होते हैं, ठीक है, कमजोर लोग हैं जिनको कमी है बॉडी में विटामिन की, कैलोरीज की, वो सब की कमी है, तो वो उसमें हमारा नंबर कौन से में आता है, तो वर्ल्ड में सेकंड नंबर आता है माल नरिश्ड पीपल ने FAO के हिसाब से। और अगर FAO का फुल फॉर्म पूछ ले तो याद रखना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। देन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2015 रिपोर्ट विच कंट्री हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो इसमें तो एक ही नाम आता है, HDI जिसका सबसे फर्स्ट है, सबसे हाईएस्ट है, उसका ही नाम आता है हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितना लोग जीते हैं, कितने साल जीते हैं लोग। जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के कितने साल वो जिएगा, उसको ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, वो कितने साल तक जिएगा। तो भाई सबसे पहला नंबर आता है नॉर्वे का, और नॉर्वे के अंदर जो लोग हैं ना वो 81.6 ईयर्स जीते हैं। सोचो 81.6 मतलब कम से कम 82 ईयर्स, ये एवरेज है, इससे ज्यादा तो जीते ही है भाई। हाँ, साफ, हमारे दिल्ली जैसा पॉल्यूशन तो होगा नहीं, हवा वगैरह बहुत साफ सफाई भी अच्छी होगी, पॉल्यूशन भी अंडर कंट्रोल होगा, नेचर भी अच्छा खासा होगा, तभी लोग इतना जीते होंगे। चलो नेक्स्ट, 128, हाउ मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एड्स इन द वर्ल्ड। डेटा याद रखना, 2.3 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में एड्स से सफर कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें, नंबर 129, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन इंडिया हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ फैमिलीज गेटिंग प्योर ड्रिंकिंग वाटर, तो सिर्फ और सिर्फ 63.3% फैमिलीज को ही साफ पानी मिलता है पीने को। और इंडिया में कितने परसेंटेज ऐसे घर है जहां कोई टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, तो भाई 34% घर। ये पहले की बात है भाई, बुक पुरानी हो चुकी है आपकी, बुक के अंदर 34 दिया है, बाकी अभी तो पूरे इंडिया में हर एक के घर में टॉयलेट फैसिलिटी आ गई है, बट बुक के हिसाब से पढ़े तो 34% इसका आंसर होगा। इन इंडिया व्हाट वाज द रेट ऑफ लिटरेसी इन 2011, कितने लोग पढ़े लिखे थे 2011 में,
तो भाई याद रखना डेटा 74.04 इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, 74.04% है। डन। 2011 में कौन सी कंट्री जो है वर्ल्ड के अंदर जिसकी सबसे हाईएस्ट लिटरेसी थी और वो कितनी थी, मतलब कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी? आंसर आएगा ब्राजील। ब्राजील सबसे पढ़ी लिखी कंट्री है और ब्राजील का जो लिटरेसी रेट है ना वो 91% है। 100 में से 91 लोग पढ़े लिखे हैं। भाई अच्छी खासी कंट्री है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। इन इंडिया कितने परसेंट ऐसे घर है जिनकी टॉयलेट फैसिलिटी है घर के अंदर, विद इन द हाउस, घर के अंदर है? तो भाई 66% घरों के अंदर टॉयलेट फैसिलिटीज है। IRDP का फुल फॉर्म बताओ, तो भाई इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। SGSY का फुल फॉर्म सुवर्णा ग्राम स्वरोजगार योजना, सॉरी सुवर्णा जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। नेक्स्ट है 136, व्हाट वाज इंक्लूडेड इन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम? तो भाई वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम तीन स्कीम और नहीं, तीन नहीं, दो है, दो स्कीम इसमें आ जाती है। एक तो जवाहर रोजगार योजना जिसको JRY कहते हैं और दूसरी आ जाती है एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सॉरी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम जिसको EAS कहते हैं शॉर्ट में। डन। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। PMRY का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री रोजगार योजना। व्हेन वाज नरेगा एक्सेप्टेड? मतलब नरेगा इंडिया में कब एक्सेप्ट किया गया था? तो एक्सेप्ट किया था 2005 के साल में, ठीक है। इंदिरा आवास योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो 1985 से 1986 के बीच में। नेक्स्ट, राजीव गांधी आवास योजना कब इंप्लीमेंट की गई थी? 2013-14 के अंदर। देन आखिरी, व्हेन एंड व्हाई वाज प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्टेड? ये जो नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया है ना वो है, और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है कंपेयर टू दिस, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट की थी पहले 25 जून 2015 में अर्बन पुअर्स के लिए, ठीक है, जो भी पॉवर्टी लाइन में आते हैं अर्बन एरियाज में, शहर के अंदर, उन लोगों के लिए ये योजना जो है वो स्टार्ट की गई थी। चलो नेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाई डिड अटल पेंशन स्कीम वाज स्टार्टेड? ये देखो सारी स्कीम के बारे में, इसलिए ये सारी स्कीम के बारे में जानना जरूरी है। तो अटल पेंशन स्कीम 9 मई 2015 को स्टार्ट की थी, ठीक है। मंथली पेंशन पे किया जाता था उन लोगों को जिनकी उम्र 60 ईयर से अबाउ है, मतलब 60 साल से बड़े एज के लोगों को मंथली पेंशन दिया जाता था और आज की डेट में भी दिया जाता है, ठीक है। 2015 में ही शुरू हुई थी। Why was जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम स्टार्टेड? जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट हुई थी विथ एन ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव था? प्रोवाइड 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एट जस्ट 330 साल का प्रीमियम था। सोचो 2 लाख का आपका रिस्क कवर हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस का, और प्रीमियम सिर्फ कितना? साल का 330 रुपए ही देना है। ये इसका मेन एम था, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव था। व्हाट वाज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्टेड? क्यों स्टार्ट हुई थी फसल बीमा योजना? तो भाई ये तो नाम से ही पता चल रहा है, फसल बीमा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री तो भाई जो भी फार्मर्स थे उनको क्रॉप से बचाने के लिए, जब भी क्रॉप फेलियर होता है ना, क्रॉप फेलियर का मतलब होता है क्रॉप बर्बाद हो जाना, तो उससे बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट हुई थी? याद रखना, प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त 2014 में, 28 अगस्त 2014, ये तो याद ही रखना आ सकता है ये। नेक्स्ट, हाउ मेनी अकाउंट्स वर ओपन इन जनधन योजना टिल 8 जनवरी 2015? तो भाई 8 जनवरी 2015 तक 12.58 करोड़ अकाउंट्स खुल चुके थे जनधन योजना के तहत। डन। अब कुछ फुल फॉर्म याद रख लेना। ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज। MWS, मिलियन वेल्थ स्कीम। सित्रा, सप्लाइंग इम्प्रूव्ड टूल किट टू रूरल आर्टिशियंस। ES अभी देखा आपने ने, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम। और JAY, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। ये थे टोटल 6 अलग अलग फुल फॉर्म्स। नेक्स्ट, Which industry should develop to solve the problem of unemployment? अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए कौन सी इंडस्ट्री शुरू की जानी चाहिए? तो भाई मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक वाली इंडस्ट्रीज, मतलब जहां पे प्रोडक्शन किया जाता हो लेबर्स का यूज करके, वहां पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि देखो जितने ज्यादा लेबर्स को यूज करेंगे उतना ज्यादा रोजगार प्रोड्यूस होगा, और रोजगार मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। विच एज ग्रुप इज कॉल्ड प्रोडक्टिव एज ग्रुप?
तो भाई 15 to 64 ईयर्स का एज ग्रुप को प्रोडक्टिव एज ग्रुप कहा जाता है। विच डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिप्रेशन। डेप्रिसिएशन नहीं है, डिप्रेशन है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। डिप्रेशन, कौन सा डिप्रेशन? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिप्रेशन था। तो याद रखना, अमेरिका के अंदर बहुत गंदी मंदी आई थी, ठीक है, मार्केट पूरा क्रैश हो चुका था, मार्केट बहुत गिर चुका था। कौन से साल में? 1929 से 1930 में। और ये इफेक्ट बहुत सारी कंट्रीज को देखने को मिला था, और इसी डिप्रेशन को जो 1929-30 में आया था उसको वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। डन। चलो नेक्स्ट। When was पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना स्टार्टेड? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना स्टार्ट हुई थी 16 अक्टूबर 2014 में। डन। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन डेवलप नेशंस? तो डेवलप नेशंस में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है? तो साइक्लिकल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। साइक्लिकल मतलब कौन सा था अनएम्प्लॉयमेंट? जो कंट्री के अंदर जो भी तेजी मंदी होती है ना, उसकी वजह से जो क्रिएट होता है वो साइक्लिकल होता है। और फ्रिक्शनल मतलब क्या होता है? जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, वो आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में। तो ये डेवलप कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, ये सारी कंट्रीज हो गई, यूरोपियन कंट्रीज भी है काफी सारी, ठीक है, तो उनके अंदर इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। देन व्हाट इज ड्रेन ऑफ ब्रेन? अच्छा, ड्रेन ऑफ ब्रेन क्या है? तो देखो, पहले के टाइम पे क्या था, अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आए थे, हमारे यहाँ करके सारा सोना चोरी करके चले गए, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे वो। तो उस टाइम पे हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये सोना चोरी कर रहे हैं, ट्रेन ऑफ गोल्ड करते थे। बट आज की डेट में भी एक चीज की चोरी करी जा रही है, और वो चोरी क्या है? दिमाग की। जो अच्छे दिमाग वाले लोग हैं, अच्छे साइंटिस्ट है, अच्छे डॉक्टर्स है, अच्छे इंजीनियर्स है, वो सारे लोग को वहां पे अच्छे पैकेजेस में बुला रहे हैं। और इंडिया से जो इंटेलिजेंस है, इंडिया की जो इंटेलिजेंस है, वो इंडिया से कहाँ मूव कर रही है? फॉरेन कंट्रीज के अंदर। तो हमारे यहाँ पे ये भी नुकसान ही है एक तरह से कंट्री के लिए, और इसको कहते हैं ड्रेन ऑफ ब्रेन। आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि 12th खत्म करे, कॉलेज खत्म करे, फिर फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो आप जैसे कैपेबल लोग जब कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं ना, तो उसी को ही कहते हैं ड्रेन ऑफ ब्रेन। डन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेम नरेगा चेंज टू मनरेगा? ठीक है, नेम कब चेंज हुआ? ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2009 पे। क्लियर? अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, तो आपके अंदर बहुत जबरदस्त मोटिवेशन है। आप चाहते हो कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करो, इसलिए यहां तक आप वीडियो तक पहुंचे हो। नहीं तो कोई कॉमन मतलब नॉर्मल बच्चे नहीं पहुंच सकते। अब मैं चाहूंगा कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आए सेक्शन बी में, ठीक है। अब वीडियो थोड़ा ही बचा है, थोड़े ही क्वेश्चन है, हम आसानी से खत्म कर देंगे। चलो नेक्स्ट, डिफाइन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बहुत इजी वे में समझाता हूं मैं आपको। कोई भी ऐसे लोग, मतलब देखो, एक जगह पे जरूरत से ज्यादा लोग आ जाते हैं ना, तो उस जगह पे होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो दिखता नहीं है पर होता है। क्या कहा? दिखता नहीं है पर होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, देखो एक खेत है, ठीक है, 200 नहीं 100 एकड़ का खेत है, ठीक है, 100 एकर्स का खेत है। और इस पूरे खेत में काम करने वाले लोग हैं 10 लोग, ठीक है। 10 फार्मर्स मिलकर के काम करते हैं, और इस 100 एकड़ खेत में वो लोग 10 लोग मिलकर के 200 टन का प्रोडक्शन करते हैं व्हीट का। कितना? 200 टन का, ठीक है, 10 लोग। अब मान लो इसमें से कोई भी 3 लोगों को निकाल दिया, बचे कितने लोग? 7 लोग। कोई भी 3 को निकाल दिया, ठीक है। जहां जरूरत थी 7 की जरूरत थी, 10 लोग काम कर रहे थे, ऑलरेडी ज्यादा थे, ठीक है, 3 लोग को निकाल दिया, अभी भी प्रोडक्शन 200 टन का ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 लोग एक्स्ट्रा थे, उनका मतलब खेत तो लिमिटेड ही है, उसमें तो लिमिटेड चीजें ही उग सकती है, उससे तो उग नहीं सकता। तो यहां पे जरूरत से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे जिनकी जरूरत नहीं थी, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो 0 था। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये 3 है, ये 3, कोई भी 3 को निकाल दो, बाकी के साथ भी उतना ही प्रोडक्शन करेंगे। तो जो 3 लोग निकल गए ना, जो 3 लोग बेरोजगार हुए, उनको ही हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहते हैं, और इसी सिचुएशन को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। बोलो क्लियर हुआ? अब आप लोग मीनिंग पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये वाली सारी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारी ऐप पर जाकर के कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे करके रखी है। चलो नेक्स्ट,
व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यही क्वेश्चन रिलेट है कि भाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमेशा जीरो होती है, मतलब ये जो 3 लोगों को निकाला ना, उनका क्या कोई कंट्रीब्यूशन था? नहीं था, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है? मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, ठीक है, एडिशनल प्रोडक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो भाई एडिशनल प्रोडक्टिविटी इनकी जीरो है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्लोगन इज गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम, कौन सा स्लोगन दिया गया? तो भाई ये बहुत बार आया, मैंने गाला में भी पढ़ा है ये क्वेश्चन। इसका स्लोगन था वाटर टू एवरी फील्ड, ये था, ये जो अंडरलाइन किया है ना उतना था, वाटर टू एवरी फील्ड स्लोगन था, इज नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम में था। नेक्स्ट 158, which एज ग्रुप ऑफ पर्सन इज ओपनली अनएम्प्लॉयमेंट सीन, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कौन से एज ग्रुप में देखने को मिलता है? तो भाई 15 to 25 ईयर्स एज ग्रुप में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। स्टेट द मेजर सजेस्टेड बाय श्री राजकृष्ण कमेटी, भाई इन लोग ने 4 ही मेजर्स बताए, ठीक है, ये 2 या 3 मार्क में आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से? टाइम, इनकम, विलिंगनेस और प्रोडक्टिविटी। देन 160, Who are suffering from fully unemployment, कौन सफर करता है फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट में? तो भाई जो भी एजुकेटेड है या जो लेस स्किल पीपल है वो लोग इसमें सफर करते हैं सबसे ज्यादा। नेक्स्ट 161, स्टेट द पॉपुलर मेथड टू मेजर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, 3 मेथड है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने की। पहली याद रखना रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दूसरी याद रखना सैंपल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई और तीसरी याद रखना सेंसस। क्लियर? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तो कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है डिप्रेशन की वजह से, प्रॉस्पेरिटी की वजह से, मतलब कोई भी इकोनॉमी सीधी नहीं चलती, या वो अप चलेगी या वो डाउन चलेगी, अप डाउन चलता रहता है ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब भी इकोनॉमी डाउन जाती है बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं और उनके ही अनएम्प्लॉयमेंट को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ? अब बात करें तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम क्या है? तो मैंने बताया था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझाते वक्त, ये एम्प्लॉयमेंट होता है पर दिखता नहीं, इस वजह से इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, बाय विच नेम अदर नेम इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नोन, तो इसके 2 और नाम है। कौन से? डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट और ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहा जाता है। देन स्टेट द नेम्स ऑफ कमिटी फॉर्म टू स्टडी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, याद रखना कौन सी कमिटी अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए बनाई गई थी? तो भाई आंसर है भगवती कमिटी, भगवती कमिटी को बनाया गया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज अपोज्ड बाय भगवती एंड वेंकटरामन कमिटी फॉर्म टू स्टडी अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट भगवती और वेंकटरामन कमिटी कौन सी चीज को स्टडी कर रहे थे और उन्होंने क्या अपोज किया? तो भाई उन्होंने यूज ऑफ एक्सेस मैकेनाइजेशन को अपोज किया है। नेक्स्ट 167, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव एंजॉयड मच बेनिफिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कौन से स्टेट ने सबसे ज्यादा एंजॉय किया है? तो भाई पंजाब और हरियाणा ने सबसे ज्यादा एंजॉय किया है, मतलब पंजाब और हरियाणा को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। देन according to the estimate of Professor PC Mahalanobis, at what rate production can be increased by investing 1 crore in big industry and agriculture sector in India? अगर मान लो पीसी महालनोबिस, अब ये देखो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ गया है, थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देता हूं। तो भाई पीसी महालनोबिस ऐसा कहते हैं कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में डालूंगा तो 5.4% इरिगेशन मतलब इंक्रूमेंट होगा, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा प्रोडक्शन में, और 1 करोड़ रुपए बड़ी इंडस्ट्रीज में डालूंगा तो सिर्फ 1.4% ही इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो अच्छा कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो राइट फुल नेम ऑफ ट्राइसेम, ट्राइसेम का फुल नेम क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। चलो, व्हाट गारंटी इज गिवन अंडर मनरेगा, क्या गारंटी दी जाती है मनरेगा के अंदर? तो मनरेगा में एटलीस्ट 1 पर्सन को एक फैमिली में से काम दिया जाता है 100 दिनों के लिए, पूरे साल में 100 दिनों के लिए काम दिया जाता है 1 पर्सन को एक फैमिली में से, याद रखना। ठीक है, और इसमें मनरेगा के अंदर फीमेल का कितना रिजर्व है? तो पहले ना 1/3 हुआ करता था, बट अब 50% एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है किसको? वुमेन्स को, यानी फीमेल्स को। डन। विच योजना वॉज स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ अर्ली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम,
तो इसका कौन सी योजना स्टार्ट की गई कि हर गांव तक बिजली पहुंचाई जाए, तो उसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को स्टार्ट किया गया, जिससे हर गांव तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाए, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाए। चलो अब मेरे को लगता है ये शायद लास्ट ही है, ठीक है, आखिरी तक पहुंच चुके हैं हम लोग। 173 नंबर DUD, सॉरी हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट पेन, हाँ, DUGKY। तो भाई DUGKY का फुल फॉर्म क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। और DUGKY कब स्टार्ट हुआ था? तो भाई 25 सितंबर 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। एंड नेक्स्ट 175, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस ग्राम ज्योति योजना का क्या ऑब्जेक्टिव था? तो भाई ग्राम ज्योति योजना, जो भी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना थी, उसका 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्टिव था रूरल एरियाज में। रूरल एरिया मतलब गांव के एरियाज के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट, When was Prime Minister Agriculture Irrigation Program started? कब स्टार्ट हुआ था प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन प्रोग्राम? तो 1 जुलाई 2015 पे इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से टोटल हमने 176 क्वेश्चंस कर लिए हैं 1 to 6 चैप्टर के बीच में। अब देखो आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल गया होगा। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है ना, अभी तक आप इस वीडियो में बने हो, मतलब आप लोग को ग्रेट है कि भाई आप लोग एंड तक बने रहे। और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि एग्जाम के अंदर आप लोग के पूरे में से पूरे मार्क्स आए इस पूरे वन शॉट रिवीजन को देख करके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब करो। और अगर आपकी एग्जाम कुछ टाइम में आने वाली है, तो आप सभी लोग को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपना जी जान लगा के पूरा पेपर लिखना और बेस्ट परफॉर्म करना और अच्छा मार्क्स लाओ, या आपको मैं जो क्वेश्चंस पढ़ाए हैं वही एग्जाम में देखने को मिले तो आकर के कमेंट में जरूर बोलना कि सर आपने जो पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चन आए हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे क्वेश्चन इसी में से ही आए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 1 to 6 चैप्टर के सेक्शन बी के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, वो भी आप लोग जरूर देखना पूरा रिवीजन का, वन शॉट रिवीजन का पार्ट 2 जब भी लॉन्च करूंगा तब। और उसमें भी हम लोग जो 7 to 11 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी के है ना, वो कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।